ये शायद सबसे खराब दिन था इन ओवरग्रोन मुर्गों के अटैक करने का। और भी जगह थी, लेकिन इन्हें यहीं आना था। ये मेस्ड अप चिकन्स, जिन्हें बेल्टोस कहा जाता है, दिखने में भले ही डरावने हो, लेकिन पूरा झुंड एक पेनलेस मौत मरता है, और वो भी हमारे बंदे के हाथों। अवेकनर्स, जिन्हें इन मुर्गों को संभालना था, अभी भी शौक में हैं। सोच रहे हैं कि आखिर इन चिकन्स को ऐसा क्या टकरा गया। उनकी समझ से तो लगता है कोई और अवेकनर सीक्रेटली भेजा गया होगा और उसने ही मॉन्स्टर्स को निपटाया होगा। लेकिन बिना दिखे एक ही बार में पूरे झुंड को साफ कर देना, ये तो किसी के बस की बात नहीं लगती, खासकर इस देश में जहां ऐसा कोई टैलेंट मौजूद ही नहीं है। पर उन्हें क्या पता कि वो मिस्टेरियस कोई और नहीं बल्कि हमारा बंदा कान शाओल है, उसी हम्बल से छोटे रेस्टोरेंट का ओनर जो उस एरिया में है जहां ये फेदर्ड फ्रीक्स ने हमला किया। वैसे तो कांग आमतौर पर इन चक्करों में नहीं पड़ता, लेकिन बेल्टो का मांस, वो तो इतना जूसी और सक्यूलेंट होता है कि इस बार वो खुद को रोक नहीं पाया। मॉन्स्टर्स को ढेर किया और सीधा किचन के लिए ताजा मांस उठा लाया। जैसे ही वो नई डिश तैयार करने लगता है, तभी एक विजिटर आता है। अवेकनर एसोसिएशन से ये बंदा चेक करने आया है कि कान ठीक है या नहीं बेल्टो अटैक के बाद। कान तो मस्त है, और अगर वो सच बोले तो ये सब तो उसके लिए सिर्फ एक और ट्यूसडे जैसा है। रिप्रेजेंटेटिव को जानकर राहत मिलती है कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। ज्यादातर लोग पहले ही इवैक्यूएट हो गए थे और डैमेज भी कम हुआ। अचानक उस बंदे की नाक ट्विच करती है। कांग के कोजी से रेस्टोरेंट से आ रही खुशबू इतनी जबरदस्त है कि उसकी भूख जाग जाती है। वो पूछता है कि रेस्टोरेंट खुला है क्या। कान एक कस्टमर को मना नहीं कर सकता, या कर सकता है। जैसे ही वो अंदर आता है, नोटिस करता है कि जगह कितनी साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे किसी हॉलीवुड ड्रामा का सेट हो। वो आराम से बैठता है और मेन्यू देखने की जिद करता है, लेकिन सरप्राइज, कांग के रेस्टोरेंट में कोई मेन्यू है ही नहीं। फूड डिपेंड्स करता है उस दिन के इंग्रेडिएंट्स पर। बेसिकली एक डेली स्पेशल होता है, और आज मेन्यू में है बेल्टो स्टेक्स। बेल्टो का नाम सुनते ही रिप्रेजेंटेटिव का ध्यान खिंच जाता है। आखिर वही जायंट बर्ड्स जिन्होंने अभी अभी एरिया पर हमला किया था। पूरा क्रेडिट ऑफ कोर्स जाता है ग्रेट मास्टर गमू को, जिन्होंने 10 के 10 बर्ड्स को पल में मार गिराया। कान कुछ नहीं कहता अपने बारे में, बस मुस्कुराकर उस ब्रेव फाइटर को थैंक यू बोल देता है। भले ही वो मॉन्स्टर्स डरावने थे, लेकिन जब परफेक्टली ग्रिल किए जाएं, तो उतने ही एक्सक्विजिट भी होते हैं। कान जानता है कि उसका कस्टमर स्टेक को पसंद करेगा। स्टेक का नाम सुनते ही कस्टमर थोड़ा नर्वस हो जाता है। इतनी बढ़िया चीजें आमतौर पर महंगी होती हैं। उसे शक है कि उसका वॉलेट इस लक्जरी के लिए तैयार है भी या नहीं। उधर कांग क्लीवर उठाता है और बड़ी सफाई से स्टेक्स को काटता है, फिर बस सॉल्ट और पेपर से सीजन करता है। सिंपल रखा ताकि मीट खुद बोले। अब जरा रिवाइंड करते हैं और कांग की कहानी पर नजर डालते हैं। लगभग 30 साल पहले कान एक दूसरी दुनिया में उठा, एक शापित जमीन जहां ड्रैगन्स और फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर्स सड़कों पर घूमते थे। शुरू में तो सर्वाइव करना ही मुश्किल था, लेकिन फिर कांग को मिल गई इनसेन स्ट्रेंथ, इतनी कि ड्रैगन्स तक डरने लगे। आखिरकार उसने डीमन किंग को भी हरा दिया। इस जीत के बाद उसे अर्थ पर लौटने का मौका मिला, लेकिन अर्थ अब वैसी नहीं रही थी जैसी वो छोड़ कर गया था। यहां भी मॉन्स्टर्स का कहर था, लेकिन कान थक चुका था। अब और लड़ाई नहीं, अब और खून खराबा नहीं। खुशकिस्मती से मॉन्स्टर आउटब्रेक्स ने एक नई चीज ट्रिगर की। आम लोगों में अवेकनिंग शुरू हो गई। लोग सुपर पावर्स पाने लगे, और वहीं से ह्यूमैनिटी की काउंटर अटैक की शुरुआत हुई। अब जब अवेकनर्स दुनिया को संभाल रहे थे, कांग की जरूरत नहीं रही, तो उसने एक रेस्टोरेंट खोला, शेफ बना और तय किया कि अब उसका मिशन है सिर्फ डैम गुड खाना बनाना। इतना सब बैक स्टोरी सुनाते सुनाते स्टेक तैयार हो चुका है। खाना दिखने में ही इतना लाजवाब है कि बंदा तो बस देखकर ही पानी पानी हो रहा है। वो एक बाइट लेता है और उसकी आंखें खुल जाती है।
जैसे किसी स्वाद के तूफान ने उसके सेंसेस पर हमला कर दिया हो। मांस परफेक्टली जूसी है, स्पाइसी और सौर का परफेक्ट बैलेंस। जो बेल्टोस उसे सुबह तक दौड़ा रहे थे, अब वही उसका मूड बना रहे हैं। एक के बाद एक बाइट और जल्द ही पूरी प्लेट साफ। अब बारी है बिल चुकाने की। लेकिन किस्मत देखो, ये रेस्टोरेंट पहली बार आने वालों से ज्यादा चार्ज नहीं करता। बंदा तो सुनकर शौक में है, इतनी बढ़िया मील और वो भी फ्री। वो खुद को पहले से ज्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस कर रहा है। कान को धन्यवाद देता है और इंसिस्ट करता है कि वो कुछ पेमेंट ले। कान मान जाता है, बस 10 रुपए ले लेता है। जाते जाते रिप्रेजेंटेटिव एक रिक्वेस्ट करता है। कान को सेफ रहने के लिए कहता है, आजकल के दौर में नॉन अवेकनर्स के लिए ये जगह काफी रिस्की है। वो उसे बिजनेस कार्ड देता है इन केस हेल्प चाहिए हो, और ये भी याद दिलाता है कि कुछ साल पहले जहां ये जगह एक वेस्टलैंड थी, अब वहां कैफेज, बार्स, मार्केट्स फिर से ग्रो कर रहे हैं। और फिर वो कहता है इस गोल्डन शेफ से, वो बस एक कॉल की दूरी पर है अगर जरूरत पड़ी तो। जैसे ही वो आदमी बाहर निकलता है, कान सोच में डूब जाता है। वाकई ये दौर नॉन अवेकन लोगों के लिए कितना मुश्किल है। इसी वजह से उसे एसोसिएशन जैसे लोगों के लिए गहरा सम्मान है। वो लोग जो अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की सेवा करते हैं। कान फिर अपना खाना टेस्ट करता है और जैसे ही पहला कौर लेता है, फ्लेवर से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। रात उतरती है और हमारा बंदा दिन की स्मूथ रन के बाद दुकान बंद करने ही वाला होता है। मगर उससे पहले वो सोचता है कि जो बेल्टो एग्स उसने पहले लाए थे, उनसे कुछ स्नैक्स बना लिए जाएं। जैसे ही वो सोचता है कि किस तरह का डिश इस पर्टिकुलर एग का असली स्वाद उभार सकता है, दरवाजा जोर से खुलता है। एक आदमी स्टॉर्म करता हुआ अंदर आता है। ना कोई मैनर्स, ना कोई सलाम, सीधे कान पर चिल्लाने लगता है। हमारा बंदा हैरान है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये आदमी कौन है और क्या चाहता है। उसकी रैंटिंग से इतना समझ आता है कि वो कोई चीज मांग रहा है जो उसके हिसाब से उसी की है। अब समझने के लिए थोड़ा रिवाइंड करते हैं। कुछ घंटे पहले की बात है। सोडोमिन ट्रेडिशनल मार्केट में भीड़ है। ढेर सारे पेडलर्स अपने सामान बेचने की कोशिश में हैं। इसी हसल बसल में हमारा कान भी इंग्रेडिएंट्स ढूंढता फिर रहा है ताकि अपना स्टॉक रिफिल कर सके। जब से मॉन्स्टर्स ने अटैक करना शुरू किया है, तब से लाइव स्टॉक और फ्रेश वेजीज मिलना रेयर हो गया है। अब तो बेसिक चीजें भी मुश्किल से मिलती हैं। लोगों को अब मजबूरी में ऑल्टरनेट फूड सोर्सेज एक्सप्लोर करने पड़ रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग अभी भी मॉन्स्टर मीट खाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग इसे अपनाने लगे हैं। शायद इसलिए क्योंकि ये उम्मीद से ज्यादा टेस्टी होता है, या फिर इसलिए क्योंकि ये डर्ट चीप होता है। जो लोग अब भी मॉन्स्टर मीट अवॉइड करते हैं, वो लैब ग्रोन फूड और नकली वेजीज पर निर्भर हैं, मगर असली मॉन्स्टर इंग्रेडिएंट्स जैसा स्वाद किसी में नहीं। इसीलिए सोडोमिन मॉन्स्टर मार्केट अब काफी पॉपुलर हो गया है। हर तरह के मॉन्स्टर इंग्रेडिएंट्स यहां अवेलेबल है। एक पेडलर बेल्टो एग्स बेच रहा होता है। हालांकि वो खुद भी श्योर नहीं है कि ये एग्स असली बेल्टो के हैं या नहीं, क्योंकि अलग अलग मॉन्स्टर्स के एग्स दिखने में एक जैसे लगते हैं। अवेकनर्स एसोसिएशन की इंस्पेक्शन के मुताबिक ये एग्स बेल्टो के ही हैं, लेकिन कान खुद कंफर्म करना चाहता है। कान एक खास एबिलिटी यूज करता है, डिटेक्ट आईज। ये उसने अपनी पिछली दुनिया में केन्स नाम के सिल्वर ड्रैगन से चुराई थी, जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज का रूलर था। ये एबिलिटी किसी भी चीज की स्टैट्स और इन्फो दिखा देती है। डीमन किंग को पकड़ते वक्त कान ने ये स्किल चुरा ली थी, और आज भी ये उसकी सबसे यूजफुल एबिलिटीज में से एक है। एकदम से ढेर सारे नोटिफिकेशंस पॉप होते हैं। पता चलता है कि सिर्फ एक एग ही बेल्टो का है, बाकी सब दूसरे मॉन्स्टर्स के हैं। इससे कान अब उन पेडलर्स की चालबाजी पहचान सकता है जो घटिया सामान को प्रीमियम बताकर बेचते हैं। जैसे ही कान एग्स खरीदता है, एक पर्टिकुलर एग उसका ध्यान खींचता है। उस पर उसकी एबिलिटी कोई इन्फो नहीं दिखाती। इस रेयर एग को देखकर कान डिसाइड करता है कि इसे भी ले लेता है। घर पहुंचकर वो एक बेल्टो एग तोड़ता है और तुरंत कुक करता है। एक टेस्टी स्क्रैम्बल्ड एग बना लेता है।
उसकी रिच अरोमा और स्वाद उसे पुरानी यादों में ले जाता है। वो रेयर मोमेंट्स जब अच्छा खाना लक्जरी होता था और बैटलफील्ड पर साथियों के साथ बिताए हुए पल। बीटीओ एग और काउल मिल्क के ब्लेंड से बना ये डिश टंग पर क्रीमी और सैवरी सेंसेशन देता है, सॉफ्ट और सैटिस्फाइंग। कान आंखें बंद करके हर बाइट का आनंद लेता है और उन चेहरों को याद करता है जो अब नहीं है। तभी उसका ध्यान उस मिस्टेरियस एग पर जाता है जिस पर उसकी एबिलिटी कोई इन्फो नहीं दिखा रही थी। उसे अपनी आर्टिफैक्ट नॉलेज से याद आता है कि ड्रैगन्स के आर्टिफैक्ट्स नेचुरली बनते हैं जब वो पावर्स गेन करते हैं, लेकिन ड्रैगन्स अपने जैसे दूसरे ड्रैगन्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। शायद यही वजह है कि डिटेक्टिव काम नहीं कर रही, क्योंकि ये एग किसी ड्रैगन का है। बिल्कुल अनबिलीवेबल लक है। कान को एक ड्रैगन एग मिल गया। जैसे ही कान सोच रहा होता है कि इस एग से क्या डिश बनाई जाए, तभी दरवाजा एक बार फिर जोर से खुलता है। वही रेड हेड डूड अंदर आता है, चिल्लाता हुआ, और उस चीज की मांग करता है जो उसके मुताबिक उसकी है। कान तुरंत सेंस कर लेता है कि कुछ अनयूजुअल है। जैसे उस एग पर उसकी एबिलिटी काम नहीं कर रही थी, वैसे ही इस आदमी पर भी कोई इन्फो नहीं आ रही। अब तो साफ हो जाता है ये फायरी स्ट्रेंजर एक ड्रैगन है। जब कांग कामली उससे पूछता है कि क्या वो वाकई ड्रैगन है, तो वो बंदा गुस्से में फट पड़ता है, आग सी लहराती है, और वो डिमांड करता है कि कांग को ये कैसे पता चला। कान उसे शांति से वार्न करता है कि फर्नीचर जलाने से पहले थोड़ा चिल कर ले, लेकिन ड्रैगन इंसिस्ट करता है कि पहले जवाब चाहिए। लड़ाई अवॉइड करने के लिए, जिससे उसका साफ सुथरा रेस्टोरेंट बर्बाद हो सकता था। कान मान जाता है और बताता है कि उसके पास डिटेक्ट आई नाम की आर्टिफैक्ट है जो किसी भी बीइंग के स्टैट्स दिखा सकती है सिवाय ड्रैगन्स के। रेडहेड ड्रैगन चौंक जाता है, पूछता है कि कान को ये रेयर आर्टिफैक्ट कहां से मिला। कान को उम्मीद है कि ये बंदा भी शायद ये आर्टिफैक्ट जानता हो, ताकि सब कुछ एक्सप्लेन करना आसान हो जाए। ड्रैगन को कान की कामनेस थोड़ी अनर्विंग लगती है। इतना पावरफुल ड्रैगन होकर भी सामने वाला बंदा एकदम कंपोज्ड है। फिर उसकी नजर पड़ती है कांग की उस नाइफ पर जो ब्लू ड्रैगन स्केल से बनी है, पर हमारे बंदे के लिए तो वो बस एक किचन नाइफ है। और फिर देखता है कटिंग बोर्ड जो ड्रैगन बोन से कार्व्ड है। बीइंग अ ड्रैगन, रेडहेड बंदा गुस्से से पागल हो जाता है। उसके लिए ये सब उसकी जाति का अपमान है। वो जोर से दहाड़ता है, उसकी आग और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। कान थके हुए अंदाज में साय करता है, जानता है कि अब झंझट होने वाला है। ड्रैगन एक मैसिव ब्लू फायरबॉल फेंकता है, लेकिन हमारा बंदा बड़ी आसानी से पास रखी फ्राइंग पैन उठाता है और एक परफेक्ट होम रन स्विंग में उसे उड़ा देता है। अपनी गॉडलाइक स्पीड से कान आगे बढ़ता है और उसी पैन से उस ड्रैगन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। इस पैन स्लैब से ड्रैगन की दबी हुई यादें ट्रिगर हो जाती है। वो आवाज, वो एनर्जी, सब कुछ उसे किसी की याद दिलाता है, क्योंकि पिछली दुनिया में कान ने एक बार माइटी ड्रैगन किंग के सामने आकर उसके आर्टिफैक्ट की मांग की थी। कान डीमन किंग को जल्दी हराना चाहता था और उसके पास बहस करने का वक्त नहीं था। तब ये रेडहेड ड्रैगन बस एक बच्चा था और उसके पिता ही उस आर्टिफैक्ट के असली मालिक थे। जब उसके पिता ने वो आर्टिफैक्ट देने से इनकार कर दिया, तो बेटे को पता था कि अब उनके परिवार की किस्मत तय हो चुकी है, क्योंकि हमारा बंदा पूरे कॉन्टिनेंट पर मिरोलियस के नाम से काफी मशहूर था। अब वापस प्रेजेंट में कान उस रेडहेड से कहता है कि फर्श को ठीक से साफ करो, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। मजबूरी में वो ड्रैगन मॉप और बकेट लेकर स्कोर्च मार्क साफ करने लगता है। जब वो ड्रैगन किड फर्श रगड़ रहा होता है, तो कान उससे पूछता है कि वो आया कहां से है और ये फायरी बंदा डिटेक्ट आई आर्टिफैक्ट के बारे में इतना कैसे जानता है। जैसा कि फ्लैशबैक में देखा गया, ये बंदा एस्पेन नाम के कॉन्टिनेंट पर पैदा हुआ था, वही दुनिया जहां कान ने डीमन किंग से लड़ा था। पता चलता है कि ये ड्रैगन एक्सीडेंटली इस नई दुनिया में गिर पड़ा, एक खुली डायमेंशनल क्रैक के जरिए। एस्पेन का नाम सुनते ही कांग को कुछ पुरानी
प्यारी यादें याद आ जाती हैं और ज्यादा देर नहीं लगती उसे ये समझने में कि जो मॉन्स्टर्स वो इन दिनों देख रहा है वो शायद एस्पैन से ही आए हैं। कान फिर अपना इंट्रोडक्शन देता है उस टाइटल से जो वो अपनी पुरानी दुनिया में यूज करता था, मिरोलियस। लेकिन इस दुनिया में वो खुद को कान चोल्हो के नाम से जानता है। अब तक वो रेड हेड ड्रैगन ऑलमोस्ट श्योर हो चुका होता है कि कान वही इंसान है जिसने कभी उसके पिता से पंगा लिया था। कान की स्ट्रिक्ट निगरानी में वो ड्रैगन किड आखिरकार फ्लोर को स्पॉटलेसली क्लीन कर देता है। काम खत्म होते ही कान उसे उसका ड्रैगन एग वापस ले जाने की इजाजत दे देता है, पर जाते जाते उस ड्रैगन के बेटे के मन में एक सवाल रह जाता है, तुमने मेरे पिता का आर्टिफैक्ट वापस क्यों नहीं किया जब डीमन किंग हार चुका था? कान थोड़ा हैरानी से पूछता है, तुम्हारे पिता कौन है? और जवाब में वो शांति से बोलता है, एक्मेन रेक्स। तभी कान को याद आता है, हाँ, रेक्स नाम के उस ड्रैगन को वो जानता है। अब समझ आता है कि इस बंदे की ऑरा इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। ये वही किड है, उस माइटी ड्रैगन का बेटा। कान उसे पास बुलाता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आखिरकार उसने ड्रैगन्स को पीटना 30 साल पहले बंद कर दिया था। लेकिन ड्रैगन को भरोसा नहीं होता क्योंकि कान तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो 30 साल बड़ा हुआ है। कान फिर पूछता है, तुम्हारी उम्र क्या है? वो फौरन जवाब देता है, मैं 50 एस में हूं। कान जवाब देता है, तो मैं तुमसे भी बड़ा हूं, मेरी उम्र करीब 60 है। ड्रैगन को यकीन नहीं होता, 60 साल का इंसान ऐसा नहीं दिखता जब तक कि तुम किसी एल्फ के बेटे ना हो। कान एक हल्की सी स्कैरी वाइब में कहता है कि ड्रैगन्स का एरोगेंस तभी सही हो सकता है जब उसे ठीक से सजा दी जाए। अब जाहिर है ड्रैगन को धमकियां पसंद नहीं आती। वो कहता है कि हां, हमें जान का डर होता है और मुझे मरना नहीं है। तभी कांग हवा में फैले कुछ गलत फहमियों को क्लियर करता है। नाइफ और कटिंग बोर्ड जो वो यूज करता है वो गिफ्ट्स थे। उसने किसी ड्रैगन को मारकर वो नहीं लिए। हां, वो मानता है कि कुछ को पीटा जरूर था मगर मारा नहीं। जहां तक उस आर्टिफैक्ट की बात है, कान बताता है कि वो डीमन किंग के साथ बैटल में टूट गया था, तो चाहे वो चाहे भी वो उसे वापस नहीं कर सकता था। सॉरी फॉर द लॉस, कान कहता है, मगर अब मेरे पास करने को सिर्फ माफी है। फिर कान उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है, लेकिन ये इनविटेशन उस ड्रैगन को इंसल्ट जैसा लगता है। एक इंसान के साथ ड्रिंक शेयर करना, ये बात उसे हजम नहीं होती। मगर फिर भी कुछ ही देर में वो पूरा नशे में धुत हो जाता है और हमारा बंदा अब भी मंक की तरह सोबर बैठा है। ड्रैगन फिर बोस्ट करता है, तुम पहले इंसान हो जिसे ये सम्मान मिला है, एक ड्रैगन के साथ बैठकर पीने का। कान अनइम्प्रेस्ड है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मुझे पहला इंसान कहा गया हो। फिर कान कैजुअली पूछता है, वैसे ये एग किसने दिया? तुम तो अभी भी बच्चे हो और मेल ड्रैगन्स तो एग्स देते ही नहीं। रेडहेड ड्रैगन कान की बात पर शॉक्ड रह जाता है। तुमने ये कैसे कह दिया? टर्न्स आउट ये एग इस रेडहेड का छोटा सिबलिंग है। कुछ समय पहले उनके ड्रैगन लेयर में एक डायमेंशनल रिफ्ट खुल गई थी और उस दिन उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे, तो वो और उसका भाई एग इस दुनिया में फंस गए। अब करीब आधा साल हो चुका है वो इस दुनिया में फंसे हुए हैं। फिर वो कांग से उसके सफर के बारे में पूछता है। एस्पैन में अफवाहें थी कि कान डीमन किंग को हराने के बाद गायब हो गया था। तुम सीधे अर्थ नहीं आए, उस वक्त कहा थे। कांग कहता है कि उसे एक जरूरी काम पूरा करना था और जैसे ही वो खत्म हुआ वो अर्थ लौट आया। ड्रैगन किड फिर एक सवाल पूछता है, इतनी ताकत होने के बावजूद तुम इस बेकार से रेस्टोरेंट में क्यों रह रहे हो? तुम जैसे इंसान तो बिना पसीना बहाए दुनिया पर राज कर सकते हो और तुमने तो मॉन्स्टर से लड़ने की भी कोशिश नहीं की। तुम्हें देखकर तो लगता है कि इंसान सिर्फ पावर हंग्री, वॉर सीकिंग, सेल्फिश होते हैं। डीमन किंग के हारते ही लोग शांति का मजा लेने की बजाय एक दूसरे से लड़ने लगे। कांग सहमत होता है, हां, इंसानों की फितरत वैसी ही है जैसे तुमने कही, लेकिन
अब कांग को इस तरह की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। 30 साल तक मॉन्स्टर से लड़ने के बाद अब वो न पावर चाहता है, न अथॉरिटी। उसे अब ये सब बोरियत लगने लगा है। ड्रैगन किड को एक इंसान की बातों पर वैसे भी भरोसा नहीं होता, लेकिन कान उसे कहता है कि वो अपने एकमात्र सिबलिंग का अच्छे से ख्याल रखे। और हां, ये बात साफ दिखती है कि वो रेडहेड अपने सिबलिंग से कितना प्यार करता है, जैसे वो उस एग को अपनी बाहों में संभाल कर रखता है। ज्यादा देर नहीं लगती और वो अंडा फूट जाता है और छोटा सा बच्चा अपनी तंग शेल से बाहर निकलकर पहली बार अपने पंख फैलाता है और उड़ने की कोशिश करता है। कान उस भाई से पूछता है कि उसने अपनी बहन का नाम रखा है या नहीं। रेडहेड बताता है कि अभी तक उसने कुछ सोचा नहीं है, फिलहाल तो वो उसे बस हैचलिंग कहकर बुला रहा है। कान फिर एक सवाल करता है, वैसे इस नन्ही सी जान का जेंडर क्या है? रेडहेड थोड़े अनॉड अंदाज में कहता है, फीमेल है। लगता है कांग को भी वो बच्ची काफी प्यारी लगने लगी है। जरा करीब से देखने पर वो किसी मीलेट जैसी दिखती है, लेकिन उसके छोटे छोटे दांत भी हैं, जिससे कान अंदाजा लगाता है कि शायद ड्रैगन्स जन्म से ही ओमनिवोर होते हैं। रेडहेड विजिबली खुश होता है कि इस ठंडी अजनबी दुनिया में अब उसके पास एक प्यारी सी बहन है जो उसका साथ निभाएगी। इसी बात पर कान कैजुअली पूछता है कि क्या इस दुनिया में तुम्हारे पास कोई घर है? रेडहेड तुरंत जवाब नहीं देता, जिससे साफ पता चलता है कि शायद ये दोनों फिलहाल होमलेस ही है। अब जैसा कि तुम अंदाजा लगा सकते हो, कान शायद उन्हें अपने रेस्टोरेंट में रहने का ऑफर दे दे, अगर उनका और कहीं ठिकाना न हो। इससे पहले की दुनिया यानी कॉन्टिनेंट ऑफ एस्पैन में एक खतरनाक स्टॉर्म आया था, जिससे डीमंस भी माइग्रेट करने लगे थे। हर एक हवा के झोंके में लड़ाई की बदबू महसूस होती थी और एक ग्लोइंग लंबे बालों वाली मिस्टेरियस फिगर को वो पुरानी यादें ताजा हो जाती है। वो शख्स सॉफ्टली मिरोलियस का नाम लेता है और आखिरी ड्रिंक याद करता है जो उन्होंने साथ पी थी। अब वापस अपने उस मजेदार डाइनर में हमारा बंदा एक मैजेस्टिक लुकिंग हैमबर्गर स्टेक बना चुका है। स्टेक सर्व करने के बाद वो पूछता है कि अब क्या तुम लोग निकलोगे? रेस्टोरेंट की परंपरा के अनुसार कान उन्हें बिल नहीं देता, वरना आमतौर पर उस खाने की कीमत $10 होती। ये सुनकर रेडहेड ड्रैगन तुरंत पूछता है, क्या तुम लॉजिंग यानी रहने की भी सुविधा देते हो? इससे साफ होता है कि वो बंदा वाकई होमलेस है। शायद वो एक पावरफुल ड्रैगन हो, लेकिन आजकल की महंगाई, इन्फ्लेशन तलवार से पहले मार देती है। कान उसकी हालत समझता है। उसे पता है कि इस अनजान दुनिया में अकेले पड़ जाना कितना भारी होता है। ड्रैगन्स अक्सर प्राउड और ईगोइस्टिक होते हैं, लेकिन ऐसे हालात में एक ड्रैगन को टूटा हुआ और अकेला देखना कांग के लिए भी एक नया अनुभव है। वो सोचता है कि अगर दूसरी दुनिया के स्कॉलर्स ये नजारा देख लेते तो पागल हो जाते। फिर एक्मैंड्रेक्स का बेटा एक ग्रेड 4 मेट स्टोन देता है, जो इंसानों की दुनिया में बहुत कीमती माना जाता है। लेकिन कान इस बात पर अपनी हंसी रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ वो नन्ही सी बेबी ड्रैगन एक ब्लैक होल जैसी भूख लेकर पैदा हुई है और अब भी भूखी है। कान उसे और खाना देता है और सोचता है कि इस दुनिया में सर्वाइव करने से ज्यादा मुश्किल है एक इन्फेंट ड्रैगन को पालना। कभी कभी उसे दूसरी दुनिया की भी याद आ जाती है, खासकर उस लड़की की आवाज जो उसके साथ आखिरी ड्रिंक पी चुकी थी। रिग्रेट का हल्का सा दर्द उसे फिर से छू जाता है, क्योंकि अब वो कभी दोबारा उस लड़की से नहीं मिल पाएगा। भले ही वो खुलेआम लॉजिंग की सुविधा नहीं देता, फिर भी कान एक अच्छाई करता है और उन दोनों ड्रैगन्स को बिना किसी चार्ज के कुछ दिन रुकने देता है। असल में ये उसकी अकेलेपन की फीलिंग से निपटने का एक तरीका है। रेडहेड थोड़ा दबाव महसूस करता है, क्योंकि कान उसके लिए बहुत ज्यादा फेवर्स कर चुका है। फिर कान एक पल सोचता है और अपनी उंगली नीचे की तरफ करता है। एक डायमेंशनल पोर्टल खोलता है जो उसकी पर्सनल सबस्पेस है। वहीं से कसम द इमॉर्टल गॉब्लिन बाहर आता है और कान को राजा कहकर ग्रीट करता है। ये गॉब्लिन देखने में भले ही लॉरेंक मॉन्स्टर हो, लेकिन ये काफी ड्रिप्ड आउट और पागल किस्म का लगता है।
स्पेशल बात यह है कि कसम सबस्पेस में कभी मर नहीं सकता और वो कान की उस डायमेंशन का मैनेजर है। कसम कान को किंग कहकर रिस्पेक्ट देता है, लेकिन कान को रॉयल टाइटल्स पसंद नहीं है। वो सब कुछ सिंपल रखना चाहता है। कसम पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? वो कांग से सबस्पेस के मैजिक स्टोन्स की क्वांटिटी बताने को कहता है। कसम बताता है, हमें लगभग इनफिनिट अमाउंट में स्टोन्स है, पर हाईएस्ट क्वालिटी वाले सिर्फ 5 है और हाई रैंकिंग वाले 120। कान कैजुअली उस ग्रेड 4 स्टोन को कसम की तरफ उछालता है। इसमें जोड़ दो। कसम बिना किसी सवाल के स्टोन ले लेता है। जैसे ही कान जाने वाला होता है, उसे अचानक कुछ याद आता है। उधर रेड हेड ड्रैगन एकदम स्पीचलेस खड़ा है। टॉप रैंकिंग मैजिक स्टोन्स भी इस बंदे के लिए कुछ नहीं है। कसम कान को विदा कहता है और जाते जाते उसे याद करता है कान चिहो, वो ऑर्डिनरी ह्यूमन कहकर। अब सब सेटल होने के बाद कान उठता है और रेड हेड ड्रैगन को कुछ काम सौंप देता है। फिर सीन नेक्स्ट डे पर फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। अब हम अपनी प्यारी बेबी ड्रैगन को बड़े आराम से सोते हुए देखते हैं, जबकि बाहर लिटरल डिस्ट्रक्शन मचा हुआ है। वो तो जैसे कोमा में है इस वक्त। कान काफी अनॉयड है उसके बेवकूफ बड़े भाई से, जिसकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बस एक ही है, किसी चीज पर फायरबॉल फेंक दो। हमारे लड़के का असली गोल है कि वो ड्रैगन को सिखा सके कि वो अपनी फायर ब्रेथ को एक फिक्स टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट करे, बिना आसपास की चीजें जलाए। उसने एक स्क्यूअर पर मांस का टुकड़ा लगाया है और ड्रैगन उसे परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर में भूनता है, ठीक वैसा जैसा कान चाहता था। रेडहेड ये देखकर भी शॉक होता है कि कान ने जिस रेपियर को दूसरी डायमेंशन से निकाला है, वो एक स्क्यूअर की तरह इस्तेमाल हो रही है और वो ड्रैगन की आग से भी अनअफेक्टेड है। इस हथियार का नाम है रीकपेल शाफ्ट, जिसे स्किल्ड ड्वार्फ रीकपेल ने पूरी जिंदगी लगाकर डिवाइन वेपन के रूप में फौज किया था। ये दुनिया के सबसे महान हथियारों में से एक माना जा सकता है, लेकिन कान तो इसे किचन वेयर की तरह यूज कर रहा है। अपनी इन्वेंट्री के बेस्ट आइटम्स को, जिसको पाने के लिए लोग जान दे सकते हैं। ड्रैगन थोड़ा अनॉड हो जाता है कान के इन वेपन्स को इस तरह गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर, लेकिन कान उसे चिढ़ाता है कि कम से कम मैं अपनी इन्वेंट्री यूज करता हूं, अनलाइक तुम ड्रैगन्स जो बस जमा करते हो और कभी इस्तेमाल नहीं करते। सिर्फ उसके बिहेवियर से ही रेडहेड ये कंक्लूजन निकाल लेता है कि कान की पर्सनैलिटी एकदम अलग है। दिन और रात जैसी डिफरेंस है ड्रैगन से। वैसे तुम्हें वो पब्लिक सर्वेंट एजेंट याद है? चोई बहुत खुश होता है वापस डायना में आकर और फाइनेस्ट कुक का बना डिलिशियस खाना खाकर। उसे ये जानकर भी सरप्राइज होता है कि कांग के पास अब एक नया एम्प्लॉय है, जिससे ड्रैगन थोड़े शॉक्ड और अलर्ट हो जाते हैं। एक अलग बात पर चोई रिवील करता है कि अंडरग्राउंड पैसेज में एक नया और अननोन डंजन दिखाई दिया है। इसकी वजह से सियोदामुन अवेकन हंटर्स को रिक्रूट कर रहा है ताकि उस थ्रेट को खत्म किया जा सके। अब बात करते हैं कि इस दुनिया में डंजन कैसे बनते हैं और उनका क्या मतलब होता है। कान सोचता है कि डंजियंस असल में मॉन्स्टर स्टोरेज ग्राउंड होते हैं, जो एक पोर्टल या गेट की तरह एक्ट करते हैं डायमेंशंस के बीच ट्रैवल के लिए। उसी तरह वो खुद भी इस दुनिया में आया था, और वही खान एक्मेन रेक्स का बच्चा भी। हमारा लड़का पूछता है कि उस डंजन की डिफिकल्टी कितनी है, और उसे पता चलता है कि कम से कम वो ग्रेड 5 लेवल का है। इसका मतलब ये कि किम संघू और उसकी टीम ज़ेनको को वहां भेजा जाएगा सियोदामुन की तरफ से। वो वही लड़का है जो कहानी की शुरुआत में दिखा था। दूसरी तरफ से शिनचन्स रीजन से चायो अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही है, एक ऐसा नाम जिसे कान ने भी पहले कभी नहीं सुना। टर्न्स आउट सियोदामुन की रक्षा स्पीयर मेज करता है और सीकॉन रीजन को आइस विच प्रोटेक्ट करती है। उस लड़की की क्लोजेस्ट रेफरेंस है एज डेथ फ्रॉम अकमे जीए किल। मेरे लिए तो यही सबसे सटीक कंपैरिजन है। चोई बताता है कि एक बैकअप टीम भी तैयार की जा रही है जस्ट इन केस, इसलिए नए एप्लीकेंट्स की तलाश भी चल रही है। पब्लिक सर्वेंट एजेंट अपना दुख जाहिर करता है। हर बार जब वो डंजन की जॉब पोस्टिंग देखता है, उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि अवेकनिंग प्रोसेस हर किसी को नहीं मिलता।
सिर्फ बेस्ट लोग ही चुने जाते हैं, बाकी लोगों को पीछे छोड़ दिया जाता है, भले ही उनके घर में पेट भरने की जरूरत हो। कई मायनों में चोई सोचता है कि अनअवेकन्ड लोग शायद ज्यादा लकी हैं। कम से कम उनकी स्टेडी जॉब होती है और मौत का डर नहीं होता। फिर वो रियलाइज करता है कि उसे देर हो रही है, कॉन्वर्सेशन खत्म करता है और हमेशा की तरह कान को बेहतरीन खाना खिलाने के लिए धन्यवाद देता है। इस सब से ज्यादा खान खुश होता है कि उसकी मेहनत को कोई सराह रहा है। कान सोचता है कि उसे कुछ और आउटडू मीट खरीदना चाहिए ताकि बिजनेस में दोबारा इन्वेस्ट कर सके। तो वो मार्केट चला जाता है कुछ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट लेकर। जब वो बुचर से बात कर रहा होता है, कान को एक लाउड अनाउंसमेंट सुनाई देता है रेड पार्टी में ज्वाइन करने का। उसे दूर एक आदमी दिखता है जो उसे किसी पुराने सीन से जाना पहचाना लगता है। असल में वो स्पीयर मेज संघू है, जो एक ग्रेड 2 अवेकन वॉरियर के रूप में जाना जाता है। चोई की बात सच साबित होती है, क्योंकि असल में पार्टी के लोग रिक्रूट हो रहे हैं। अब बात करते हैं असॉल्ट ग्रुप्स की। इस दुनिया में इन्हें रेड पार्टीज कहा जाता है, कुछ आरपीजी गेम सिस्टम जैसा। कांग को यह फॉर्मेट पहले से पसंद रहा है और अब दुनिया भी एक फैंटेसी गेम जैसी ही लगने लगी है। रूल्स भी वैसे ही हैं, लेकिन एक और बात है। अगर आपने नया गेम मार्वल राइवल्स खेला है तो आपको पता होगा कि डीपीएस प्लेयर्स बहुत होते हैं, लेकिन टैंक्स और हीलर्स की कमी होती है। इसी तरह इस दुनिया में भी डैमेज डीलर्स ज्यादा है और रिलायबल टैंक्स और हीलर्स बहुत कम। इसलिए डीपीएस क्लास वाले हर बार पार्टी में शामिल नहीं हो पाते। कांग को चोई की बात याद आती है, कैसे कमजोर लोग स्ट्रगल करते हैं एक जॉब पाने के लिए, क्योंकि वो एक्सेप्शनल नहीं है। लेकिन अब कान सोचता है उस एजेंट को दूसरों की नहीं, अपनी जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। इसी दौरान एक रैंडम आदमी अपनी जेब देखता है और उसमें कुछ नहीं पाता। वो दुखी और हार मानने वाले अंदाज में सल करता है, क्योंकि उसके पास खुद के लिए भी कुछ नहीं बचा। कान जब घर लौटता है तो रेड हेड ड्रैगन कहीं नजर नहीं आता। किचन बिल्कुल साफ है, जो कि एक अच्छी बात है। तभी वही दुखी आदमी कान के डायनर में आता है और शर्माते हुए रामेन मांगता है। कान एक अच्छा इंसान है। वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन में कान सोचता है, रामेन आज भी एक चीप मील की तरह चलता आ रहा है, 30 साल बाद भी। हालांकि इन्फ्लेशन ने ऐसे सिंपल खाने पर भी असर डाला है। खाना बनाने से पहले आदमी रामेन की कीमत पूछता है। कान जवाब देता है, सिर्फ 2। ये सुनते ही उस आदमी का चेहरा खिल उठता है और वो एक साथ 5 बाउल्स ऑर्डर कर देता है। कान सच में इंप्रेस्ड होता है कि उस आदमी में इतना खाना एक बार में खाने की भूख है। उसे कुछ अजीब लगता है, तो वो डिटेक्ट आई स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे वो उस आदमी की इंटेंशंस को देख सके। और उसे पता चलता है कि उस आदमी की क्लास है गॉड ऑफ फूड, जो पहली नजर में एक अजीब और यूनिक एबिलिटी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा लड़का इस एबिलिटी से अनजान हो, क्योंकि उसकी एक टीममेट के पास पहले भी यही एबिलिटी थी। बेसिकली ये एबिलिटी तुम्हें उतनी ज्यादा ताकत देती है जितना ज्यादा तुम खाते हो। खाने की क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है, लेकिन अगर कोई हाई लेवल मॉन्स्टर्स को लगातार खाता रहे तो वो मिस्टर ओलंपिया जैसा शरीर भी पा सकता है। शुरुआत में इस एबिलिटी को प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल होता है और ये तब जाकर असली ताकत दिखाती है जब कोई हाई ग्रेड मॉन्स्टर्स खाना शुरू करता है। ऊपर से इस एबिलिटी के साथ तुम हमेशा भूखे रहते हो। हालांकि ये असर बाद में कम हो जाता है जैसे जैसे स्किल इंप्रूव होती है। लेकिन इस आदमी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अभी भी अपनी क्लास के लिए बहुत अनस्किल्ड है। कान डिसाइड करता है कि अब इस पर जोर से मेहरबानी दिखानी चाहिए और वो उसे एक्स्ट्रा लार्ज प्लेट रामेन की सर्व करता है, जिसमें ग्रिल्ड अताहो मीट भी शामिल होता है। शायद ये वही तरह की रामेन है जिसे कॉलेज के स्टूडेंट्स रोज खाने के लिए मरते होंगे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसने अताहो मीट को फ्री में दिया, बस इसलिए क्योंकि उसका दिल साफ है और उसे पता है कि कुछ लोग जिंदगी में वाकई मुश्किल में होते हैं। अगर ये आदमी कोई एरोगेंट या सेल्फिश पर्सनैलिटी रखता तो कान उसे इग्नोर कर देता।
लेकिन उसकी सच्चाई देखकर कान को लगता है कि अताहो मीट की ताकत से उसकी कुछ मदद जरूर होगी। कान उसे ये भी बताता है कि उसके डाइनर में पहले खाने का खर्चा नहीं लिया जाता, लेकिन यहां वो रामेन नहीं बल्कि अताहो मीट की बात कर रहा होता है। वो आदमी धीरे से एक टुकड़ा लेता है और उसका स्वाद चखते ही दंग रह जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि ये मीट इतना टेंडर और स्वादिष्ट हो सकता है। फिर वो रामेन की एक मोटी सी लहर उठाता है और देखते ही देखते पूरी प्लेट खत्म कर देता है। अब उसका मूड एकदम बेहतर हो चुका है और वो शानदार शेफ को दिल से धन्यवाद देता है। वो अपना पर्स निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर से ढेर सारी चीजें गिर जाती हैं। कान को अजीब सा लगता है जब वो उसमें एक नेकटाई देखता है। कान पैसे लेता है और वो आदमी जल्दी से निकल जाता है, लेकिन कहता है कि वो फिर से जरूर आएगा। कान सोच में पड़ जाता है कि शायद ये आदमी किसी को इम्प्रेस करना चाहता है। जिस तरह वो नेकटाई साथ लेकर घूम रहा था, उससे लगता है कि उसका मकसद खास था। कुछ समय बीतता है और वही गरीब आदमी एक डायमेंशनल गेट के पास पहुंचता है। आसमान में वो गेट दिखाई देता है जिससे तुरंत सिविलियनों को इवैक्यूएट करने के आदेश दिए जाते हैं और जगह जगह बैरिकेड्स लगने लगते हैं। वो आदमी जोश में भरकर एक अवेकनर की तरह लड़ाई में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे उसकी रैंक पूछी जाती है तो वो अपने फूड से जुड़ी एबिलिटी के बारे में बोलकर लड़खड़ाता है। दुर्भाग्यवश उसे ये कहकर मना कर दिया जाता है कि ऐसे खतरनाक डंजन में किसी एवरेज अवेकनर को शामिल नहीं किया जा सकता। यहां तक कि बेहतरीन टीम के सदस्य भी यहां घायल होकर लौटे हैं। उसे सुरक्षित इलाके में जाने को कहा जाता है। तभी उसकी नजर एक हीलर लड़की पर जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी होती है। वो तुरंत उसकी ओर दौड़ता है और डांटता है कि इतनी खतरनाक जगह पर वो क्या कर रही है। उसे तो स्कूल में होना चाहिए था। लड़की जवाब देती है कि जब इतने सारे लोग घायल हो रहे हों तो वो चुपचाप नहीं बैठ सकती थी, और इसलिए स्कूल ने भी कुछ छात्रों को मदद के लिए भेजा था। वो खुद भी हैरान होती है कि उसके पापा वहां कैसे पहुंच गए। वो कहती है कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है और वो उस पर भड़क जाती है, खासकर तब जब उसके पास सिर्फ खाने की एबिलिटी है और वो ठीक से काम भी नहीं करता। वो तो घर भी नहीं आता और अब अचानक उसकी चिंता करने लगा है। एक तरह से मिजिन अपने पापा से नाराज है क्योंकि उसे खुद स्कॉलरशिप के लिए काम करना पड़ता है और अब उसके पापा वहां आकर उसे और ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं। वो उसे धक्का देती है जिससे उसके हाथ से नेकटाई का बॉक्स नीचे गिर जाता है। मिजिन सख्ती से कहती है कि उसके पापा के पास कोई हथियार तक नहीं है जिससे वो खुद की रक्षा कर सके। इसी बीच स्पेयर मेज संगू भी पहुंच जाता है और डंजन रेड के अंत की घोषणा करता है। हीलर्स को तुरंत घायल योद्धाओं की मदद के लिए बुलाया जाता है और मिजिन भी उन्हीं में से एक होती है, इसलिए वो भागकर मदद के लिए जाती है। पीछे छूट जाता है उसका बेबस पिता, जो कुछ भी नहीं कर सका। सीन कट होता है और अब हमें कान दिखाई देता है जो अपनी तलवार साफ करते हुए क्लासेस की बात कर रहा होता है। वो बताता है कि क्लास किसी इंसान की खास एबिलिटी को दर्शाता है। टॉप प्रोफिशिएंसी लेवल तक पहुंचने के लिए 5 ग्रेड्स या स्टेज होते हैं। इस दुनिया में उनके देश में अवेकनर्स को स्किल डेवलप करने के लिए एक स्पेशल साइफर स्कूल सिस्टम दिया गया है। ये एक तरह का स्कूल ही है, लेकिन खास तौर पर अवेकनर्स के लिए बनाया गया है। जब कोई अवेकनर अपनी पहली क्लास मास्टर कर लेता है तो उसे दूसरी क्लास चुनने का मौका मिलता है। ये उस इंसान की पसंद और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। कुछ लोग 2 क्लासेस में भी मास्टर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को एसोसिएशन में बहुत हाई रैंक दिया जाता है, लेकिन यह प्रोसेस बहुत मेहनत भरा होता है, इसलिए ज्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर है। कान ये भी कहता है कि अगर किसी के पास घटिया एबिलिटी होती है तो कड़वी सच्चाई यही है कि उसे कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जो उसके लिए सूट करता हो। अब बात आती है 6ठी क्लास की, जो सिर्फ कान ने अपनी आखिरी लड़ाई में हासिल की थी। तब से लेकर आज तक वो उससे ऊपर नहीं बढ़ सका है। शायद यही उसकी लिमिट है। तभी रेड हेड ड्रैगन दौड़ता हुआ आता है
और बताता है कि कुछ खास हुआ है। उसकी छोटी बहन क्यूल ने पहली बार कुछ कहा है। क्यूल नाम भी कान के लिए नया होता है, लेकिन लगता है खान ने उसकी बहन का नाम रख ही दिया। वो बताता है कि क्यूल ने जो पहला शब्द कहा वो था पापा, और वो कान को देखकर बोली थी। कान का दिल पिघल जाता है, क्योंकि ये बेहद प्यारा पल होता है। और हां, ये भी पता चलता है कि उस बेबी ड्रैगन ने खुद को क्यूल नाम दिया है, ये जताने के लिए कि वो इस दुनिया की एक रेजिडेंट है। अब वो मार्शमैलो जैसी प्यारी सी ड्रैगन पापा शब्द दोहराती रहती है, जिससे कान उसे प्यार से सहलाता है। वो बताता है कि ड्रैगन्स बहुत खास होते हैं, क्योंकि उन्हें जन्म से ही एक क्लास मास्टरी मिल जाती है। अब वो दोनों ये सोचते हैं कि इस छोटी सी ड्रैगन ने कौन सी क्लास पाई होगी, और वो इसे जानने को लेकर काफी उत्साहित है। तभी फिर वही ट्रबल्ड आदमी वापस आता है और फिर से वही खाना ऑर्डर करता है। कान उसके सामने बैठ जाता है और खाना तैयार करता है। अब वो आदमी कान को अपने दुख भरे एनकाउंटर के बारे में बताता है कि कैसे वो अपनी बेटी से मिला और कैसे उसकी बेटी एक स्कॉलरशिप पाने के लिए पूरी मेहनत कर रही है, घायलों की मदद कर रही है। ये सब देखकर उसका दिल टूट गया था, क्योंकि वो खुद उसकी कोई मदद नहीं कर सका। उसे तो इवैक्यूएशन के लिए कह दिया गया, क्योंकि वो एक घटिया अवेकनर है जिसके पास कोई खास पावर ही नहीं है, जबकि उसकी बेटी इतनी छोटी उम्र में ही हीलिंग पावर में माहिर है। वो तीसरी क्लास की अवेकनर है और उसके ग्रेड्स भी जबरदस्त है। वो लड़की सचमुच सब कुछ पा चुकी है और अब बस वक्त की बात है कि उसकी बेटी को एसोसिएशन की तरफ से प्रॉपर्ली पहचान मिल जाए। जब वो पहली बार रेस्टोरेंट आया था, तब एक्चुअली उसका प्लान था कि अपनी बेटी के स्कूल के ऑब्जर्वेशन डे में जाए, लेकिन अपने बजट के अंदर कोई भी ठीक आउटफिट नहीं मिल पाया, तो सिर्फ एक नेकटाई खरीद पाया। पैथेटिक महसूस करते हुए भी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की। इस पॉइंट पर उसे लगता है कि क्लास ऑब्जर्वेशन के बारे में सोचना बेकार है, क्योंकि वो एक ऐसा पिता है जो अपनी बेटी को प्रॉपर्ली सपोर्ट भी नहीं कर सकता। वो आदमी पूरी तरह से टूट जाता है और एक्सप्रेस करता है कि इतनी डिप्रेसिंग सिचुएशन में भी वो भूखा है। कान उसकी बात को ध्यान से सुनता है, ये जानकर कि वो एक सिंपल फूड रिलेटेड अवेकनर है जिसको बहुत सारा खाना पड़ता है ताकि एक दिन किसी के काम आ सके। अचानक हमारा लड़का उठता है और एम्प्लॉय एम्प्लॉय से क्रीपी अंदाज में पूछता है कि क्या उस आदमी को मोटा करने की इजाजत है। ये कमेंट खान को हिला देता है। उसे लगता है जैसे उसे भी मॉन्स्टर्स की तरह पकाकर खाया जाएगा, लेकिन कान बताता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। साथ ही उसकी नजर क्यूल के शेड की हुई स्किन पर पड़ती है, जिसे देखकर एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि उस स्किन का यूज करे, चाहे खान कुछ भी कहे, जो उस स्किन को अपने पास रखना चाहता था एक मोमेंटो के रूप में। फिर एक माउथ वाटरिंग अताहो एक्स्ट्रा लार्ज रामेन तैयार होता है। आदमी नोटिस करता है कि ये पिछली बार जैसा ही है और कान उसे कह देता है कि जितना मर्जी चाहे उतना खा सकता है। वो चुपचाप उस आदमी को तब तक देखता है जब तक वो पूरा मील खत्म नहीं कर लेता। आदमी पैसा देता है और जाने से पहले कान का शुक्रिया अदा करता है कि उसने इतने मुश्किल वक्त में एक सुनने वाला कान दिया। जाते वक्त कान एक एडवाइस देता है जो मैं भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। जिंदगी सबके लिए मुश्किल होती है, लेकिन अगर कुछ चीजें आसान होती तो सबके लिए बेहतर होता। उसके हिसाब से जो लोग रोज मेहनत करते हैं उनके जीवन में जरूर अच्छे दिन आते हैं। इसलिए वो उस आदमी को एनकरेज करता है कि कल फिर से कोशिश करे, और ये भी कहता है कि वो हमेशा उसके लिए यहां रहेगा, एक भरोसेमंद कंधे की तरह। कान उसे एक प्यारी सी स्माइल देता है और उसे विदा करता है। बिना बताए उसने मील में ड्रैगन की शेड स्किन का यूज भी किया था, जो उस आदमी की ग्रोथ में जरूर असर करेगा। खान थोड़ा कंफ्यूज होता है कि कान एक रैंडम आदमी के लिए इतना सब क्यों कर रहा है। तब कान छोटी सी मार्शमैलो क्यूल के चेहरे को प्यार से छूकर बताता है कि उसका खुद का पिता भी एक ट्रबल्ड लाइफ जीता था, शायद इसलिए। अगले सीन में वही आदमी घर जाता है और अपनी सोई हुई बेटी को देखता है। उसे पता चलता है कि मिजिन ने वो नेकटाई घर ले आई है।
बेचारी लड़की अपने पापा से माफी मांगती है जो उसने कहा था, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो भी उसका ध्यान रखता है और माफी मांगता है, ये समझकर कि उसने अपनी बेटी को एक अनकंफर्टेबल जिंदगी दी। लेकिन इतनी मुश्किलें होने के बाद भी वो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। अगली सुबह वो जॉब के लोकेशन पर जल्दी पहुंचता है। वो हाँफ रहा होता है जब रिक्रूटर उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड मांगता है और पता चलता है कि ये वही किम मनहो है जो पहले योन डोंगपो डंजियन में फेल हो गया था। पहले काम में बुरा परफॉर्म करने की वजह से कुछ प्रॉब्लम तो है, लेकिन रिक्रूटर कहता है कि इस बार सिर्फ अपना बेस्ट देना। गेट के ऊपर डार्क एनर्जी बबल हो रही होती है जब रिक्रूटर कहता है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और उनकी टीम रेडी है डिपार्चर के लिए। सुबह का मौसम ताजा था और हमारा लड़का कान कैजुअली वॉक कर रहा होता है जब अचानक उसके सामने केओस दिखाई देता है। सैंग हू भी बिलीव नहीं कर पाता कि सिचुएशन इतनी टेंस हो गई है। जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से क्लास 5 to 7 के अवेकनर्स डंजियन में गए थे, लेकिन अब उनकी वर्स्ट नाइटमेयर सच हो गई है। एक हिडन बॉस उसी डंजियन में आ गया है जहां मिजिन का फादर गया था। डंजियन के अंदर का एनवायरनमेंट जंगल जैसा होता है जहां मनहो तुरंत एक डायनासोर के अटैक का शिकार बनता है। वो जुरासिक पार्क जैसे रैप्टर्स को एक अपरकट देता है और एक ही अटैक में मार गिराता है। उसे महसूस होता है कि वो कुछ अलग ही मोटिवेशन से भरा हुआ है। अब तक उसे भूख लगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी एक टीम मेंबर शॉकिंगली नोटिस करता है कि डंजियन के अंदर एक बड़ी सी क्रैक है। जमीन हिलती है और एक मैसिव टी-रेक्स जैसे मॉन्स्टर का डरावना रोर डंजियन में गूंजता है। यही हिडन बॉस होता है जो अक्सर तब आते हैं जब डंजियन के अंदर से डायमेंशनल रिफ्ट क्रैक हो जाता है। इस तरह के बॉसेस का रिजल्ट हमेशा क्लीनअप स्क्वाड की मौत में होता है, जैसे कि अब हो रहा है। टिग्यूरेक्स मॉन्स्टर अपना टेरर अनलीश करता है। टीम भाग रही होती है, लेकिन मनहो नोटिस करता है कि जिसे उसने मारा था उसके मना क्रिस्टल्स मिल गए हैं। क्रिस्टल्स अच्छे ग्रेड के होते हैं और अगर बेच पाया तो अच्छी कमाई हो सकती है। मनहो डेस्परेशन में क्रिस्टल्स की तरफ भागता है, लेकिन यह काफी रेकलेस डिसीजन होता है क्योंकि कोलोसल डायनासोर उसके पीछे होता है। सबसे फनी बात यह होती है कि वो मॉन्स्टर उसे सीधा खाता नहीं, बल्कि सिर्फ एक हेडबट मार के हवा में उड़ा देता है। मनहो रियलाइज करता है कि वो कितना बेकार है। सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए डंजियन में घुस गया। बेटी के साथ बिताए हुए पल उसके ज़हन में चलने लगते हैं और उसके वर्ड्स उसके अंदर हिम्मत भर देते हैं। वो डिसाइड करता है कि मरना ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मिजिन को उसकी जरूरत है। हिम्मत जमा करके वो टिग्यूरेक्स मॉन्स्टर के सामने दोबारा खड़ा होता है। जरूरी नहीं कि वो मॉन्स्टर को हरा दे, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसका ह्यूमन स्पिरिट चमक उठता है। वो अपनी पूरी पावर एक पंच में डाल के मॉन्स्टर के मुंह पर मार देता है और सरप्राइजिंगली एक रैंक अप इफेक्ट होता है। फाइनली उसका एवोल्यूशन हो जाता है और वो मॉन्स्टर का अटैक भी रोक देता है। अब उसे न भूख लग रही होती है, न दर्द महसूस होता है। टिग्यूरेक्स भी शॉक्ड होता है और दूसरी बार मनहो को खाने के लिए अटैक करता है, लेकिन इस बार मनहो लिटरली दोनों हाथों से उस जायंट डायनासोर को रोक लेता है। वो धक्का खा रहा होता है, लेकिन कभी पीछे नहीं हटता। खबर मिलने पर स्पीयर मेज और उसकी पार्टी आ जाती है और वो देखते हैं कि एक नॉर्मल सा आदमी ग्रेड 2 के टाइगर एक्स को रोक रहा है। यह है असली डिटर्मिनेशन। मुझे पर्सनली ये पसंद आया कि ये कहानी सिर्फ मेन कैरेक्टर को ग्लेस नहीं करती, बल्कि साइड कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट भी इतना सॉलिड है। सैंग हू उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी को अप्रिशिएट करता है और कहता है कि वो उसका बिजनेस कार्ड लेना चाहेगा। हमें यह भी पता चलता है कि मनहो का एवोल्यूशन अब शिक्षण क्लास में हो चुका है, जिसका मतलब है कि अब वो ज्यादा टैंक जैसा हो गया है, लेकिन डीपीएस की पावर के साथ। ये एक यूनिक स्किल सेट है जो मार्वल राइवल्स के मिस्टर फैंटास्टिक और वुल्वरीन जैसे है। हमारे भाई कांग साइड से पूरी सिचुएशन देख रहे हैं, खुश है कि मनहो को ग्रेड 3 एवोल्यूशन मिला। ये एक अच्छी बात है क्योंकि स्पीयर मेज ने उसकी इवैक्यूएशन में पर्सनली मदद की।
लड़ाई अब खत्म हो गई है, तो चलो वापस डाइनर चलते हैं। हमारी प्यारी मार्शमैलो इतनी स्लीपी है कि बार बार यौन कर रही है जब हिडन बॉस की डिफीट की बातें न्यूज में गूंज रही है। किम मनहो को हीरो घोषित किया गया है, जिसने अपनी पार्टी को बचा लिया। बॉस की स्पेशल स्किल को रेजिस्ट करके उसने ग्रेड 3 एवोल्यूशन हासिल की और रेड का एमवीपी भी बना। न्यूज़पेपर में भी आया और उसकी बेटी तो प्राउड से भर गई। अवेकनर एसोसिएशन ने उसे करेक्ट रेटिंग दी और बहुत सारा पैसा भी कॉम्पेंसेट किया। क्यूट बेबी ड्रैगन को संभालते हुए कान सोचता है क्या ये न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। उसका वेट बढ़ गया है, पर अब भी वो कान को पापा ही बुलाती है। कान मना करता है, लेकिन उसकी प्यारी आंखों के सामने हार मान जाता है। टीवी ट्रांसमिशन में एक नए थीफ की न्यूज आती है जो सियोट मून रीजन में मर्चेंट्स के लिए हेडेक बन गया है। ये थीफ शाइनी चीजें पसंद करता है और लो ग्रेड मना क्रिस्टल्स चुरा रहा है डेंजरसली फास्ट रेट पर। एसोसिएशन भी इन्वॉल्व होने वाली है। हमारे भाई इस न्यूज से थोड़े अम्यूज हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा हैरान तब होते हैं जब छोटी सी ड्रैगन उन्हें एक ग्लास पानी लाकर देती है। हर बार जब ये मंचकिन स्क्रीन ले लेती है, बटरफ्लाइज मिलती है, पर खान तुरंत चिल्लाता है, मत पियो ये पानी। उसके ऊपर से खान के आसपास एक वायलेंट ऑरा भी है। पता चलता है कि पानी में जर्म्स भरे पड़े हैं। अपेरेंटली क्यूल ने पानी के वेल का कॉन्सेप्ट एक इलस्ट्रेशन बुक से सीखा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसने टॉयलेट और वेल के बीच का फर्क नहीं समझा। कान का फेस लिटरली तुमने अभी क्या बोल दिया मुझसे एक्सप्रेशन में बदल जाता है, क्योंकि वो बस एक सेकंड दूर था वो टॉयलेट का पानी पीने से। ये फनी सीन ट्रांजिशन होता है चोई के थर्ड विजिट पर, जहां वो कांग के बनाए ककुई से बहुत इंप्रेस होता है। तभी मनहो भी डायना में आता है, पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग लुक में, और अपने साथ एक फ्रेंड भी लाता है, वही स्पीयर मेज कैप्टन, जिसे डायना और कांग के बारे में काफी कहानियां सुनने को मिली है। चोई रिस्पेक्ट के साथ खड़ा हो जाता है, जबकि स्पीयर मेज थोड़ा अंडरवेल्म्ड फील करता है एक एसोसिएशन एजेंट को यहां देखकर। एजेंट भी हैरान हो जाता है कि मनहो स्पीयर मेज से कनेक्टेड है। पता चलता है कि मनहो ने अपनी नई आइडेंटिटी पाली है, शिक्षण वॉरियर, उस रीसेंट रेड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बाद। इस इंटरैक्शन से हमारे भाई कांग को समझ आता है कि इस दुनिया में कुछ अच्छा करने के बाद लोगों के नाम के साथ नई पहचान जुड़ जाती है। मनहो दिल से कांग का शुक्रिया अदा करता है उस वक्त की काइंडनेस के लिए जब उसके पास कुछ भी नहीं था। कान भी कहता है कि वो उसकी आमद का इंतजार कर रहा था। जैसे यूजुअल मनहो का ऑर्डर फिर से रामेन ही है। स्पीयर मेज भी वही ट्राई करना चाहता है। जब खाना सर्व होता है तो मनहो उसे यूजुअल स्टाइल में एक ही बार में खत्म कर देता है, जिससे कैप्टन भी इंप्रेस हो जाता है। कैप्टन उसे सजेस्ट करता है कि वो अपनी बेटी के स्कूल विजिट के लिए जाए, क्योंकि उसका काम रैप होने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो नहीं चाहता कि मनहो बेकार में इधर रुका रहे, इसलिए उसे एक दिन का रेस्ट दे देता है। इस तरह मनहो डाइनर से चला जाता है, जबकि हमारा भाई कान उसकी हेल्दी वर्क रिलेशनशिप देखकर इंप्रेस होता है। पर इंटरेस्टिंगली जगह बिल्कुल शांत हो जाती है, तो कान देखता है कि कैप्टन सीट पर सो गया है। नेक्स्ट सीन में एक हीटेड इंटरैक्शन दिखाई जाती है कान और स्पीयर मेज के बीच। कैप्टन गुस्से में है क्योंकि कान ने एक डिवाइन क्रीचर को छू लिया था, जिससे वो क्रीचर भड़क गया। बीस्ट एक मलिशियस स्माइल देता है और उसके बाद इरप्ट करता है अपनी फेरोशियस फ्लेम्स के साथ। ये सब सोचते हुए कैप्टन सो जाता है और अचानक उठकर च्योल्हो से कहता है, माफ करना, इतनी देर हो गई। च्योल्हो कहता है, नहीं, वैसे भी कोई कस्टमर्स नहीं आए थे, एक सिंपल मील ले लोगे क्या? कैप्टन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है, ज्यादा जरूरी चीजें हैं। तभी रेडियो पर न्यूज आती है कि काफी मर्चेंट्स को पेटी थीव्स की वजह से दिक्कत हो रही है, जो अब कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। च्योल्हो कहता है, मैं कुछ अल्कोहल मांग सकता हूं क्या? कैप्टन कहता है, तुम कह रहे हो अल्कोहल अच्छा है, लेकिन यहां सिर्फ सोजू और बियर ही है। वो कहता है, सोजू, जो तुम्हें ठीक लगे साइड डिश के लिए, बॉस। च्योल्हो कहता है, मैं सोचता हूं आज मार्केट से जो सामान लाया था उससे क्या बनाऊं?
वो पूछता है, सैशिमी कैसा रहेगा? कैप्टन कहता है, हाँ, कुछ फ्रेश मिल गया था। सीन तुरंत चेंज हो जाता है और दिखाई देते हैं मॉन्स्टर्स जो डायमेंशनल रिफ्ट से आ रहे हैं। मॉन्स्टर्स का एरा शुरू हो चुका है। समुद्र की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। च्योल्हो आगे कहता है कि जो फिशेस 30 साल पहले अर्थ पर कॉमन थी, अब वो मिलती ही नहीं। उनकी जगह मॉन्स्टर्स मिल रहे हैं जो टेस्ट में उन जैसे ही है। उनका नाम है जर्मन फिश। एक फुली ग्रोन फिश आसानी से 3 मीटर से ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो ये वाली तो सिर्फ बेबी है। आगे फिश कट करते हुए वो कहता है, क्या मैं इसे रफ व्हाइट फ्लेश फिश कह सकता हूं? अगर मुझे चूज करना हो तो ये रॉक फिश या फ्लॉन्डर जैसा है। वो कहता है, पहले मुझे सैशिमी पसंद नहीं था, वेस्ट ऑफ मनी और एक लक्जरी आइटम लगता था। लेकिन जब टेस्ट का एहसास हुआ, तब से कुछ ज्यादा डिलिशियस लगा ही नहीं। आगे च्योल्हो कहता है, ये लो, चायो सचेत भी ट्राई करो। कैप्टन एक बाइट लेता है और कहता है, वाह, कितने टाइम बाद सैशिमी खा रहा हूं। खाते वक्त उसे महसूस होता है जैसे वो समुंदर के बीच में हो। च्योल्हो कहता है, ये क्लीन और लाइट है। चायो सचेत का रिफ्रेशिंग टेस्ट धीरे धीरे महसूस होता है, जैसे मेरी थकान पिघल रही हो। वो आगे कहता है, अगर सैशिमी खत्म होने से पहले एक शॉट सोजू का पी लूं तो और भी मजा आता है। वो च्योल्हो से कहता है, अब लग रहा है जैसे पूरे हफ्ते के काम से आजादी मिली हो। च्योल्हो कहता है, ऐसा लग रहा है क्या? कैप्टन कहता है, हाँ, अर्जेंट मैटर सॉल्व हो गया है, तो मुझे लगभग 2 दिन की छुट्टी मिल गई है। ये मेरी पहली लीव है 2 साल में। हालांकि आधा दिन निकल गया है। वो आगे कहता है, बस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते दिन बीत गए। हर रोज फाइट ही फाइट थी। ऑनेस्टली बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग था। मॉन्स्टर्स डायमेंशनल रिफ्ट से कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं। रेस्ट लेने का टाइम ही नहीं मिलता। वो कहता है, ये एक पर्सनल वेपन होता है जो ग्रेड 2 या उससे ऊपर के अवेकनर्स को साइफर स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद मिलता है। इसका एक और यूज है जिसका नाम है एडामेंटियम, जो मना एब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छा है। वो कैप्टन की तरफ देखते हुए कहता है, जब मैंने साइफर स्कूल से ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट किया था, मुझे बहुत गर्व था कि अपनी एबिलिटी से मैं दुनिया को बचा सकता हूं। पूरी दुनिया में कुछ भी डर नहीं था अगर मेरे पास एक स्पेयर हो। लेकिन जब मैं दुनिया में आया तो वो प्राइड सब गायब हो गया। कहना चाहिए, आसमान के ऊपर भी आसमान होता है। समझ आ गया कि इस बड़ी दुनिया में मेरी अहमियत उतनी नहीं जितनी सोची थी। ज्यादा वक्त नहीं लगा समझने में। च्योल्हो कहता है, मुझे स्योडिमन में असाइंड हुए 10 साल हो गए। बहुत मुश्किल होता है। च्योल्हो कहता है, हाँ, मैं भी ऐसा ही था। वो कहता है, एक दिन ऐसा जरूर आता है जब लगता है कि तुम वो बड़े डीलर नहीं हो जैसा तुम सोचते थे। सिर्फ अवेकनर्स के लिए नहीं, किसी भी फील्ड के इंसान के लिए। ऐसे दिनों में थोड़ा सोजू और एक कड़वी मुस्कान बेस्ट होती है। च्योल्हो ग्लास में अल्कोहल भरते हुए कैप्टन से कहता है, फिर भी क्या तुम स्योडिमन के गार्डियन नहीं हो? साउथ कोरिया में 5 गार्डियंस हैं। तुम उनमें से एक हो। दैट्स अमेजिंग। कैप्टन कहता है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? वो अपने आप को ग्लास में देखता है और कहता है, इतने लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदें और उनका फ्यूचर मेरे कंधों पर है, तो कभी कभी ये भार बहुत ज्यादा लगता है। ये कहकर वो ड्रिंक पी जाता है। च्योल्हो उससे पूछता है, क्या कोई स्पेशल याद आती है? कैप्टन कहता है, ऑफ कोर्स। वो कहता है, तुम शायद गुमिहोस के बारे में जानते होगे। मुझे याद आता है, उस दिन भी बारिश हो रही थी। कैप्टन कहता है, डैम इट, कौन सा इडियट ने एक सोई हुई गुमिहो को डिस्टर्ब किया? वो कहता है, वो एक जेंटलमैन था, एक अच्छा आदमी था। ऐसा क्यों करता? कैप्टन कहता है, अब हम पता लगाएंगे, है ना? कैप्टन कहता है, ऐसे क्रीचर्स जो एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे गुमिहो, उन्हें कहा जाता है ओंगमल, सेक्रेड क्रीचर्स। बहुत टाइप्स के ओंगमल होते हैं और इन्हें यूजुअली बियॉन्ड ग्रेड कैटेगरी में डाला जाता है। इसका मतलब है, इन्हें छूना नहीं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। वो कहता है, एग्जैक्ट रीजन तो पता नहीं,
लेकिन योंगमल कभी इंसानों से हॉस्टाइल नहीं रहे। पिछले 30 साल में उन्होंने किसी पर अटैक नहीं किया। वो चुपचाप रहते हैं और ऐसी जगह टेरिटरी बनाते हैं जहां लोगों को पता भी नहीं होता। वो कहता है, इन्हें ढूंढना यूजुअली आसान नहीं होता। किसी ने पहले उस क्रीचर को प्रोवोक किया। वो सामने वाले आदमी के पास जाता है और कहता है, ओए जेंटलमैन बास्टर्ड, तूने क्या किया? वो उस आदमी को देखता है। दोनों लोग शॉक हो जाते हैं। कैप्टन कहता है, तुम ही हो क्या? गुमी? एक फायर ऑरा निकलती है। फॉर्म रैंक्स। ये एक बहुत पावरफुल गुमी है। कैप्टन कहता है, चार्ज टीम, आगे बढ़ो, तुम मेरे साथ आ रहे हो। कैप्टन लीड लेता है। फायर अटैक रेडी होता है। वो अपना अटैक प्रिपेयर करता है। बहुत सारे अटैक्स होते हैं। दर्द सबकी आंखों में क्लियरली दिखता है और सभी लोगों ने अपने वेपन्स भी छोड़ दिए होते हैं। पीछे से एक बोलता है, कैप्टन, ये फॉक्स आगे बढ़ रही है। वो अपने हाथ से शील्ड बनाकर उसके अटैक को रोक लेती है। उसके हाथों में मंत्रा जाप होता है। शील्ड उस फायर फॉक्स के कई अटैक्स को रोक लेता है। फिर कैप्टन अपने स्पीयर में ऑरा लाता है और उन शील्ड्स की मदद से सारे अटैक्स रेडी करता है और कहता है, अब बस चुपचाप नीचे चली जा। वो फॉक्स के मुंह पर अटैक करता है। फॉक्स की आंखों से आंसू निकल जाते हैं उसके अटैक की वजह से। कैप्टन ये देखता है। अटैक फॉक्स को जोर से लगता है और एक जोर का ब्लास्ट होता है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है। कैप्टन शूल हो से कहता है, गुमिहो रेड पूरी रात चली। जब हमने उसे फाइनली पकड़ा तो उन चीखों के बीच एक रोने की आवाज सुनी। उसे उस हालत में देखकर कहता है, एक बेबी ईगल जो उस जेंटलमैन ने छोड़ा था, हंटिंग के लिए गया था और उसने एक बेबी गुमिहो को पकड़ लिया। जब मां नेस्ट से कुछ वक्त के लिए बाहर गई, तभी एक हंटर ने उस पर अटैक किया। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट ने उस न्यूबॉर्न को हेल्पलेस गुमिहो समझ लिया। ये कहते हुए वो दोबारा ड्रिंक लेता है और कहता है, गलती हो गई होगी। वो लड़का स्कूल में एक प्रोडिजी था। ऐसे लड़के भी गलती कर जाते हैं। लेकिन शूल हो की तरफ देखते हुए कहता है, हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। शूल हो कहता है, वहां एक बच्चा था। कैप्टन दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, हां, बदकिस्मती से हमने उसे मार दिया। शूल हो कहता है, ठीक है, जो भी प्रोसेस था, जब हुआ, हम कुछ नहीं कर सकते थे। कैप्टन कहता है, इस तरह से गुमिहो का इंसिडेंट खत्म हुआ। रेडियो और न्यूज़पेपर में उसके बारे में 2 साल पहले काफी बातें होती थी। शूल हो कहता है, मुझे लगता है वो एक अच्छा फैसला था। कैप्टन हंसकर कहता है, हाँ, ऐसा है क्या? फिर वो उठता है और कहता है, मैंने बिना वजह बहुत ज्यादा बोल दिया। कुछ अजीब सा हल्का महसूस हो रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मैं काफी टाइम बाद ड्रिंक कर रहा हूं। माफ करना, वो कहता है, मैं निकलता हूं। बिल प्लीज। ओह हां, जो सैशिमी तुमने अभी सर्व की थी, क्या उसका एक प्लेट पैक कर दोगे? वो पेमेंट करता है और चला जाता है। रात का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन कहता है, ऑफ कोर्स। ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि जब उसने उस आदमी का कॉलर पकड़कर कहा था, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने एक यंग लड़के के साथ ऐसा किया जिसका एक बच्चा था। तुम पागल हो क्या? वो आदमी कहता है, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। कैप्टन कहता है, गलती कहने से सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारी वजह से लोग लगभग मर जाते। अगर ये सब किसी सिटी के बीच में या रेजिडेंशियल एरिया में होता तो तुम क्या करते? ये सब याद करते हुए वो आगे चलता है। शूल हो कहता है, गुमी, ये एक मॉन्स्टर था जो मैंने दूसरी दुनिया अस्फान कॉन्टिनेंट में देखा था। वो आगे कहता है, डीमन किंग के लाए मॉन्स्टर्स के अलावा ये ह्यूमंस के प्रति काफी फ्रेंडली थे। ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में एक कहावत थी, गुमियों के पहाड़ों से गुजरते वक्त 3 बार झुकना चाहिए। फिर भी मैंने 2 गुमियों का शिकार किया था और दोनों बार पछताया। ऐसी यादें कभी नहीं जाती। सीन प्रेजेंट में आता है और कैप्टन को दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट में गया होता है। कैप्टन बैग में देखकर कहता है, हां, सारी चीजें आ गई है। वो आगे कहता है,
एक इनविजिबल सी चोट की तरह, एक अनसुनी चीख की तरह। वो आगे देखता है और 3 बड़े एनर्जी बॉल्स देखता है, उससे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक फॉक्स कब दिखाया जाता है जिसके 3 पूंछ है। कैप्टन उसे देखकर कहता है, मैं उसे मार नहीं सका, तभी नहीं मार सका। शायद पिंग गुमिहो की आंखों में इतनी बेचैनी थी। मुझे समझ नहीं आया, मैं बस उसे मारना नहीं चाहता था। ये कहते हुए वो उसे खाना देता है। आगे देखते हुए कहता है, मैं एक गार्डियन के रूप में डिस्क्वालिफाइड हूं। डिस्क्वालिफाइड। फिर फॉक्स से पूछता है, कितने मना क्रिस्टल्स चुरा कर खा लिए तूने? 3 पूंछ हो गई है तेरी। एक न्यूज आर्टिकल भी था। उसे सब पता है, लेकिन फॉक्स ध्यान नहीं देती उसकी बातों पर और खाने लगती है। फिर कैप्टन फॉक्स को उठाता है। फॉक्स के पूंछ से रेड ऑरा निकल रही होती है। फिर वो एक एनर्जी बॉल बनाती है और कैप्टन पर अटैक करती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। कैप्टन फॉक्स से कहता है, ध्यान से सुनो, अब मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। एसोसिएशन जल्दी एक्शन लेगी। सिटी छोड़ दो और किसी शांत जगह जाकर चैन से जियो। ये कहकर वो उसे छोड़ देता है। तब फॉक्स की आवाज सुनाई देती है। कैप्टन इस आवाज से डिस्टर्ब हो जाता है। स्पीयर में ऑरा लाकर वो फॉक्स से कहता है, जा साले। कैप्टन को गुस्से में देखकर फॉक्स भी डर जाती है। कैप्टन उसे देखता है। फॉक्स को देखकर कहता है, जल्दी भाग जा। फॉक्स कैप्टन की बात सुनकर भागने लगती है। तब फॉक्स की नजर साइड पर पड़ती है। फॉक्स विंडो में देखती है कि एक छोटा ड्रैगन उसकी तरफ मुस्कुराकर देख रहा होता है। फॉक्स विंडो के पास आती है और छोटे ड्रैगन को देखती है, फिर उसे छूती है। फिर सोचती है, सॉफ्ट इक्वल्स नॉट हार्मफुल इक्वल्स फ्रेंड। इतना सोच ही रही होती है, तभी कैप्टन हो दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा होता है। फॉक्स उसे देखकर शॉक हो जाती है और तुरंत विंडो के पीछे छुप जाती है। शूल हो कहता है, तो तुम थी जो छोटे ड्रैगन को ले जा रही थी। ये कहते हुए वो बोलता है, इसीलिए मुझे गॉब्लिन की एनर्जी पिछले पहाड़ से महसूस हो रही थी। लगता है तुमने कुछ खाया है कहीं। ये कहकर शूल हो एनर्जी की मदद से गॉब्लिन को बुलाता है। गॉब्लिन आके कहता है, हेलो नाउ ऑर्डिनरी कांचोल, इस बार क्यों बुलाया? आगे देखकर कहता है, ये तो गॉब्लिन है, मीहो एक साइलो है। शूल हो कहता है, हां, बस वहां से कोई भी एक मना क्रिस्टल उठा लो। गॉब्लिन कहकर च्योल हो को मना स्टोन देता है और बोलता है, हां, लो ये रहा ऑर्डिनरी कान च्योल। गॉब्लिन वो मना स्टोन च्योल हो की तरफ फेंकता है और कहता है, एक ग्रेड 1 मना क्रिस्टल उसके ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फॉक्स वो मना स्टोन खा जाती है। मना स्टोन खाने के बाद फॉक्स अच्छी तरह ग्रो करती है। च्योल हो फॉक्स से कहता है, अब जाओ। फॉक्स च्योल हो की बात मानती है और वहां से चली जाती है। छोटा ड्रैगन उसे गुड बाय बोलता है जब वो जा रही होती है। एक पिलर के ऊपर बैठकर फॉक्स सोचती है, सॉफ्ट चीजें, नॉट हार्मफुल चीजें। चाहे तुम मुझ पर स्पीयर क्यों न फेंको, मैं जानती हूं तुम जेंटल हो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, लेकिन मैं तुमसे फिर नहीं मिल पाऊंगी ना। सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कैप्टन फॉरेस्ट में लेटे हुए। शहर की रात पहले जैसे ब्राइट नहीं होती। सब कुछ शांत और अंधेरा है। ऐसी जगह पर एक गुमिहो की आग जलती है तो वो अलग चमक देती है। कैप्टन कहता है, वापस मत आना और अच्छे से जीना। सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है सेउल योंगसन कोरियन अवेकनर एसोसिएशन, जहां अवेकनर रजिस्ट्रेशन, अवेकनिंग स्टेटस कंफर्मेशन, सिविलियन डैमेज प्रिवेंशन, डैमेज रिकवरी, पैट्रोल्स और कई सारी एक्टिविटीज होती है। बताया जाता है कि 5 ग्रेड 2 अवेकनर्स, आइस स्विच, मेज, लांसर किम सांगू, जेंटलमैन ब्लेड क्वीन और मैजिशियन को गार्डियंस के रूप में अपॉइंट किया गया है और 3 ग्रेड 1 अवेकनर्स को स्पेशल मिशंस पर भेजा गया है। ये सब काम एसोसिएशन के थ्रू होता है। हमें दिखाया जाता है इस एसोसिएशन के हेड को अवेकनर एसोसिएशन प्रेसिडेंट यूजिनसु। प्रेसिडेंट एक लड़की से कहते हैं, चायू, इट्स हॉट। लड़की कहती है, गर्मी लग रही है तो क्या मैं आपके लिए आइस बना दूं? बताया जाता है कि सिंचन की गार्डियन है आइस स्विच चायू।
प्रेसिडेंट कहते हैं, नहीं, हीट मीन्स हीट। वैसे वो मैंड्रेगोरास गायब हो गए ना? चायू कहती है, हाँ। फिर बताया जाता है कि मंद्रगोरा एक प्लांट टाइप मॉन्स्टर है जो जमीन के नीचे ग्रो करता है। जैसे ही उसे डेंजर महसूस होता है, वो एक पॉइजनस गैस रिलीज करता है जिसका एंटीडोट 1 किलोमीटर रेडियस तक चाहिए होता है। इसलिए इसे मॉन्स्टर क्लासिफाई किया गया है। और अगर उसे जमीन से निकालने की कोशिश की जाए तो वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि लो ग्रेड अवेकनर्स या आम लोग तुरंत मर जाते हैं। और वो अपने सीड्स भी फैलाता है, इसलिए उससे संभल कर डील करना पड़ता है। चायू कहती है, तेरा मैंड्रेगोरास पूरी तरह से गायब हो गए हैं। कोई साइन नहीं मिला किसी के एंट्री का। प्रेसिडेंट हंसते हैं और कहते हैं, तब से सब्जियों के पैर लग गए क्या? चायू कहती है, नहीं तो, सिर्फ ये माना जा सकता है कि वो मेल्ट हो गए। प्रेसिडेंट कहते हैं, पहले अंदर चलो, मैं गाबी को बुलाता हूं, उससे बात करते हैं। चायू कहती है, गाबी? आपका मतलब शैडो कैटल गाबी नाम? प्रेसिडेंट कहते हैं, हां, वो कल रात वापस आई है, अभी भी स्टैंड बाय पर है। मैं उससे कह देता हूं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करे। चायू कहती है, ठीक है, धन्यवाद। सीन चेंज होता है और छोटा ड्रैगन दिखाया जाता है। ड्रैगन नीचे अभी अभी उठा है। उसके दिमाग में रेड ड्रैगन की याद आती है। फिर वो च्योल हो की तरफ देखता है। वो च्योल हो को जगाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठता। ड्रैगन को भूख लगती है। वो चेयर को फ्रिज के पास लाता है। चेयर की मदद से फ्रिज का डोर खोलता है। फ्रिज में एक रैडिश देखता है और बूढ़े आदमी की याद आती है। रैडिश चिल्लाता है, पर ड्रैगन उसे खाने की कोशिश करता है। फिर टेस्ट पसंद नहीं आता तो छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद हमें च्योल हो और रेड ड्रैगन दिखते हैं। च्योल हो कहता है, ये छोटा शैतान। वे देखते हैं कि छोटा ड्रैगन चेयर पर आराम से सो रहा है। च्योल हो कहता है, जब ये उठेगा तो मैं इसकी डांट लगाऊंगा। रेड ड्रैगन कहता है, ये सब कुछ इसने खा लिया क्या? च्योल हो छोटे ड्रैगन को उठाता है और कहता है, सरप्राइजिंग, लगता है ये छोटा कमाल का है। वैसे तू कहां घूम रहा था इतने दिनों से? दिखाई नहीं दिया। रेड ड्रैगन कहता है, मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि डायमेंशनल रिफ्ट्स किस कंडीशन में बनते हैं। उन जगहों पर जा रहा था जहां डंजियंस अपीयर हुए थे। च्योल हो कहता है, ओह रियली? मेहनती बन गया तू। कुछ मिला? रेड ड्रैगन कहता है, कुछ खास नहीं, बस वही मॉन्स्टर्स देखे जो एस्पेन कॉन्टिनेंट में होते हैं। च्योल हो कहता है, मॉन्स्टर्स? वैसे तू भी मॉन्स्टर नहीं है क्या? रेड ड्रैगन गुस्से में कहता है, ड्रैगन्स एक महान जाति है, तुमने हमें उन मक्खियों से कंपेयर कर दिया। च्योल हो कहता है, तो इसका मतलब बड़े डायमेंशनल रिफ्ट से और भी कुछ, जैसे ड्रैगन्स या कुछ और भी आ सकता है। मैं तो इस पॉसिबिलिटी को ओवरलुक कर गया था। वो आगे कहता है, अगर तुझे कुछ स्ट्रेंज लगे इन्वेस्टिगेट करते वक्त तो मुझे जरूर बताना। रेड ड्रैगन च्योल हो की बात सुनकर कहता है, ओके। फिर कहता है, वैसे च्योल हो, तू अब 6th क्लास मास्टर लेवल तक पहुंच गया है, क्या तू डायमेंशनल रिफ्ट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता? च्योल हो कहता है, नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता कि उन्हें कौन बनाता है या वो क्यों अपीयर होते हैं। रेड ड्रैगन कहता है, तो तू वापस कैसे आया इस दुनिया में? च्योल हो कहता है, ये एक लंबी कहानी है जो दशकों तक चली, डीमन किंग को हराने के बाद भी। कभी शाम को ड्रिंक के साथ बताऊंगा। रेड ड्रैगन कहता है, ठीक है। शूल हो कहता है, तो आज मुझे ग्रोसरी शॉपिंग भी करनी है। गर्मी आए तो वही सब करना पड़ता है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है एक बैरियर सिंचन के आउटस्कर्ट्स में। चायो वहां होती है। वो कहती है, जैसे एक्सपेक्ट किया था, कोई साइन नहीं है। तभी एक शैडो बहुत तेजी से मूव करता है, लेकिन चायो शांत रहती है और कहती है, मुझे यहां बुलाया गया था। लेकिन वो इंसान तो बहुत फास्ट मूव कर रहा था। चायो अपने हाथों में अटैक प्रिपेयर करती है। तभी एक लड़की आती है जो हवा में उड़ रही होती है। उसके शरीर से ग्रीन ऑरा निकल रहा होता है। वो चायो के चीक को टच करती है। फिर चायो कहती है, तो तुम हो सिंचन किया स्विच? लड़की कहती है, मैंने आसपास देखा,
पर मुझे सच में कुछ समझ नहीं आया। उस लड़की के बारे में बताया जाता है, लेवल 1 अवेकन्ड शैडो कैट ली गाबी। चायो कहती है, हेलो मिस शैडो कैट। मैं। गाबी बोलती है, क्या मिस कह रही हो? मुझे सिस कह लो। वैसे तुम काफी क्यूट हो। क्या तुम यूं हो? थोड़ी रूड भी। चायो कहती है, हाँ, मेरा कोड नेम साइफर स्कूल से है। गाबी कहती है, ओके ओके, नर्वस होने की जरूरत नहीं। तुम्हें कितने साल हो गए इस काम में? चायो कहती है, 10 साल हो गए। गाबी कहती है, हाँ, टिल्ड बुरा नहीं है। ना बाबा ना। फिर वो कहती है, मैं बैरियर एरिया से गुजरी पर कोई डिस्टरबेंस का साइन नहीं मिला। क्या ये सच में लेवल 1 अवेकनर है? फिर वो सोचती है, साइफर स्कूल के हिसाब से एक प्रिजनर जिसे इतनी ट्रेनिंग मिली हो, वो तो 30 साल पहले टॉप लेवल एजेंट होती। ये इतनी यंग कैसे लगती है? वो अपना हाथ चायो की तरफ बढ़ाती है और कहती है, मैंने पहले वाली गार्डियन को कुछ बार देखा है, लेकिन तुम नए हो। नाइस टू मीट यू। मैं हूं ली गाबी। चायो उसका हाथ शेक करती है और कहती है, मैं चायो हूं। गाबी कहती है, ओके ओके, और सिचुएशन कैसी है? चायो कहती है, हाँ, जब गेट एक्सप्लोजन इंसिडेंट खत्म हुआ, तेरा मंद्रगोरा गायब हो गए। हमने एरिया को अच्छे से सील किया है, पर कोई इनफिल्ट्रेशन या फाइट का साइन नहीं मिला। गाबी कहती है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो बैरियर किसने तोड़ा? चायो कहती है, हमारी टीम का लेवल 4 अवेकनर। गाबी कहती है, अगर लेवल 4 बैरियर बिना किसी ट्रेस के तोड़ा गया है, तो वो कम से कम लेवल 3 तो होगा। चलो पहले सेउल के आसपास के मर्सनरीज को ट्रैक करते हैं। सबसे बड़ा मर्सनरी ग्रुप कौन सा है यहां? चायो कहती है, टेम्पल मर्सनरीज, संडे में। गाबी कहती है, चलो वहां चलते हैं, मुझे भूख भी लगी है, और वैसे भी उन्हीं लोगों से टाकराव होता रहता था। फिर कहती है, ऑलराइट चायो, तुम सुन रही हो ना ध्यान से? चलो उस बंदे से कह के थोड़ा मीट मंगवा लेते हैं। सीन चेंज होता है। कैप्टन दिखते हैं। वो अपना कान खुजाते हैं और कहते हैं, क्या कोई मेरी बात कर रहा है? सीन चेंज होता है। रेड ड्रैगन छोटे ड्रैगन को किस कर रहा होता है। रेड ड्रैगन प्यार से उसे देखता है और कहता है, सो क्यूट, सो अडोरेबल। वो छोटे ड्रैगन को देखकर कहता है, ओह तुम कितने क्यूट हो। हमारा लिटिल क्यूल किस पर गया है, जो इतना क्यूट है? शूल हो ये सब देख रहा होता है। रेड ड्रैगन बोलता रहता है, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे लगते हो। तभी शूल हो बोलता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं सब देख रहा था। रेड ड्रैगन चिल्लाता है, कितना देख लिया, डैम इट। शूल हो कहता है, मुझे तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगा। छोटे भाई बहन से प्यार करने में क्या गलत है? रेड ड्रैगन खांसता है और वहां से चला जाता है। शूल हो वाटरमेलन दिखाता है और कहता है, उस बड़े पॉट में पानी भर दो। रेड ड्रैगन वाटरमेलन को देखता है और कहता है, ओ ये क्या है? शूल हो कहता है, इसे वाटरमेलन कहते हैं। क्या एस्पेन कॉन्टिनेंट में कभी नहीं देखा? रेड ड्रैगन कहता है, पहली बार देख रहा हूं। क्या इसमें रेड वाला पार्ट मीट है? शूल हो कहता है, नहीं, पहले लगा फ्रूट है, लेकिन लगता है ये वेजिटेबल के कैटेगरी में आता है। रेड ड्रैगन एक चिकन को देखकर कहता है, तो ये क्या कर रहा है यहां? शूल हो कहता है, ये दुनिया में एक कॉमन लाइवस्टॉक एनिमल है, इसे चिकन कहते हैं। रेड ड्रैगन गुस्से में कहता है, छोड़ यार, मुझे पता है चिकन क्या होता है। शूल हो फ्रिज से कुछ निकालता है और कहता है, ये चीज एस्पेन कॉन्टिनेंट में भी थी, तुझे याद है? रेड ड्रैगन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये मंद्रगोरा कहां से मिला? शूल हो कहता है, मैं वॉक पर गया था, रास्ते में मिला तो ले आया। रेड ड्रैगन कहता है, ये वही तो नहीं जिसे ऐसे ही उखाड़ना मना है? शूल हो कहता है, मंद्रगोरा हीट अब्सॉर्ब करता है और बॉडी को ठंडा रखता है। इसका टेक्सचर क्रिस्प होता है और टेस्ट स्वीट, तो कोल्ड और हॉट दोनों डिशेस में यूज होता है। ये कहकर शूल हो उसे नाइफ से कट करता है। रेड ड्रैगन थोड़ा घबरा जाता है। शूल हो कहता है, आज मैं प्लान बना रहा हूं एक परफेक्ट डिश बनाने का, इस गर्मी के लिए। रेड ड्रैगन कहता है,
तू चिकन के अंदर हर चीज भर क्यों देता है? आज तो तू कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। शूल हो कहता है, ग्लूटेनस राइस, गार्लिक, मंद्रगोरा, ग्रीन अनियन, ये सब कहकर उसे कुक करना स्टार्ट करता है और कहता है, अब थोड़ा वेट करो, समतनंग रेडी होने वाला है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है, हेलो सर। ओ वाओ, यहां कोई रेस्टोरेंट भी था। कैप्टन, चायो और गाबी वहां आ गए होते हैं। चायो कहती है, हेलो। गाबी कहती है, वाओ, अमेजिंग फ्रेग्रेंस आ रही है। शूल हो कहता है, हेलो, सबका वेलकम है। वो रेड ड्रैगन को एल्बोज देता है। रेड ड्रैगन कहता है, हेलो। चायो शूल हो से कहती है, सॉरी सर, आज हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट्स आ गए हैं। क्या आप यहां एम्प्लॉय हो? शूल हो कहता है, यहां तो कस्टमर्स हैं। अपने कुक्स के साथ खाना खाना हमेशा अच्छी बात होती है। शूल हो कहता है, हमने अभी अभी कुछ समगंग बनाया है, क्या तुम चिकन के साथ खाना चाहोगे? काफी टाइम हो गया चिकन खाए हुए, वो कहता है। ये सुनकर गाबी कहती है, प्लीज लीव मी, आई एम अ वेजिटेरियन। ये सुनकर शूल हो सोचता है, अगर ऐसा है। सीन चेंज होती है और हमें समगंग और मंद्रगोरा किमची क्यूब्स दिखाए जाते हैं। कैप्टन वही ऑर्डर करता है जो उसने पहले किया था। चेओ एक लेग पीस उठाती है और कहती है, बस थोड़ा सा नमक, और खाने लगती है। ये तो बहुत डिलिशियस है, वो कहती है। कैप्टन भी कहता है, ये किमची क्यूब तो सबसे क्रिस्पी और रिफ्रेशिंग है जो मैंने कभी खाया है। इट्स अमेजिंग। गाबी शूल हो से कहती है, ये तो काफी डिलिशियस लग रहा है। शूल हो कहता है, मिस, आप वेजिटेरियन हो ना? गाबी कहती है, हाँ। बाय एनी चांस, क्या तुम्हें वेजिटेरियन फूड बनाना आता है? शूल हो कहता है, मुझे ज्यादा नहीं आता, मतलब बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरे पास वाटरमेलन है, क्या आप लेना चाहती हो? यह सुनकर गाबी खुश हो जाती है, वाटरमेलन, यस, प्लीज दे दो मुझे। शूल हो बनाना स्टार्ट करता है। वाटरमेलन एंजॉय करने के काफी तरीके होते हैं। सिंपल स्लाइस भी टेस्टी होता है, या फ्रोजन या ब्लेंडेड, लेकिन आज मैं कुछ अलग ट्राई करने जा रहा हूं, वो कहता है। पहले वाटरमेलन का फ्लेश निकाल के बाइट साइज पीसेस में काट लो। दूसरे फ्रूट्स भी ऐड करना अच्छा लगता है, जैसे बेरीज या कीवी। मुझे पर्सनली ये पसंद है। वो आइस डालता है और फिर स्प्राइट जैसा ड्रिंक मिलाता है। चेओ कहती है, वाओ, ये तो फ्रूट पंच है। गाबी खुश होकर कहती है, शूल हो, तुम तो अवेकनर हो, कैप्टन। चियो थोड़ा ब्लश करती है और कहती है, उफ, मुझे ये टाइटल पसंद नहीं। वैसे भी मुझे अपने नाम के पहले ऑनोरिफिक्स पसंद नहीं। लेकिन विच साइफर स्कूल में हर साल एक बैटल रॉयल होती है। मैं एक बार अपोनेंट के ट्रैप में आ गई थी और गलती से अपना अल्टीमेट मूव पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। मैं कूल रहना चाह रही थी, लेकिन सबको लगा मैं फेल हो गई। मैं लिटरली मैसअप कर गई, चियो कहती है। शूल हो कहता है, लगता है हर तरह के बड़े लोग एक एक करके आ रहे हैं। वो गाबी की तरफ देखता है। सिर्फ प्रेजेंस से लगता है ये बंदा या तो गार्डियन है या उससे भी ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत सुंदर है। ऐसी अपीयरेंस मैंने पहली बार देखी है एस्पेन कॉन्टिनेंट के बाद। गाबी खुश होकर कहती है, थैंक यू फॉर दी फूड, शी इज अमेजिंगली स्टनिंग। सब लोग खाना फिनिश कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। डिशेस क्लीन हो चुकी है। रेड ड्रैगन शूल हो से कहता है, शूल हो, हाँ, वो लड़की, वो इंसान से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ह्यूमन जैसे दिखती ही नहीं। शूल हो कहता है, सही कहा। तुमने नेक्स्ट क्या कहा था? शूल हो गाबी की तरफ देखता है और कहता है, वो एक एल्फ है। हमें गाबी का प्रोफाइल विंडो दिखाया जाता है। अलाइनमेंट न्यूट्रल, क्लास गोस्ट गॉड डैश, स्टेल्थ क्लास मास्टरी मास्टर, मीडियम स्किल प्रोफिशिएंसी हाई। रेड ड्रैगन कहता है, अगर ये सच है तो तुम्हें कैसे पता चला? तुम खुद भी तो ह्यूमन नहीं हो। शूल हो कहता है, मैंने डिटेक्ट आइटा से कंफर्म किया। गोस्ट गॉड डैश सिर्फ एल्व्स का क्लास होता है। रेड ड्रैगन कहता है, लेकिन एल्व्स के कान पॉइंटेड होते हैं। क्या तुम्हें लगता है उसने हमें पहचान लिया? शूल हो कहता है, नहीं,
उसके पास मैजिक डिटेक्ट करने की एबिलिटी नहीं है। शूल हो सोचता है, जैसे कि मैंने सोचा था, डायमेंशनल गेट से सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं आते, शायद कुछ और रेसेस भी हैं जो ऑलरेडी अर्थ पर आ चुके हैं और यहां रह रहे हैं, या फिर कोई अपनी असली शक्ल छुपाकर किसी और तरह का दिखावा कर रहा है। तभी कुछ होता है रेड ड्रैगन के साथ। शूल हो कहता है, चलो कुछ यूनिक बनाते हैं। रेड ड्रैगन कहता है, हे, मैं क्या मदद कर सकता हूं? शूल हो कहता है, स्पून उठाओ, आज वाटरमेलन जूस बनाते हैं, लाइफ को थोड़ा और एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम तीनों को रेस्टोरेंट से बाहर चलते हुए देखते हैं। चियो कहती है, ओह, एंड में तो ये एक फॉल्स लीड ही निकला। कैप्टन कहता है, अगर वो क्रेटर बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो गया, तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंड्रागोरास नेचुरली डिसअपियर हो जाते हैं, जैसे कि इकोलॉजिकल साइकिल का एक नया पार्ट हो? गाबी गुस्से में आ जाती है कैप्टन की बात सुनकर। कैप्टन कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि केस पॉइंटलेस है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है, न विटनेस है न विक्टिम। छोड़ो यार, कौन मैंड्रागोरास ऊपर से ऊपर तोड़ता रहता है? क्या ये भी इस कंट्री में पॉसिबल है? कोई भी ऐसा नहीं कर सकता बिना किसी के नोटिस किए, न बर्ड्स न रैट्स। चियो कहती है, अगर शैडो कैट इस लेवल की है और एक अवेकनर भी कुछ नहीं ढूंढ पाया, तो जवाब किसी अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ही होगा। इसके अलावा 3 बैरियर्स है और हमारी टीम 1 किलोमीटर के रेडियस में मॉनिटर कर रही है, तो कुछ भी बिना नोटिस किए बाहर नहीं जा सकता। कैप्टन कहता है, हु नोज, शायद कोई सब कुछ खा गया हो आज रात। गर्मी में भी अजीब ठंडी लग रही है। सीरियसली, ये स्कैरी टॉक बंद करो, ये जरूर सस्पिशियस है। गाबी कहती है, कोई एविडेंस नहीं है, सब कुछ शांत लग रहा है, लेकिन कुछ न कुछ हो रहा है इस शहर में। ठीक है, तो मैं अब हायर अथॉरिटीज को रिपोर्ट करती हूं और ये केस रिसर्चर्स को हैंडओवर करती हूं। गाबी कहती है, टेम्पल मर्सनरीज भी आए थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कुछ काम का नहीं मिला, लेकिन एक शॉकिंग न्यूज मिली। कैप्टन कहता है, टेम्पल के शून तेसुंग रिटायर हो रहे हैं। सीन चेंज होती है। एक आदमी को लाइटर जलाते हुए दिखाया जाता है। वो कहता है, रात का आसमान सितारों से भरा है। आसमान वैसा ही लगता है जैसे मेरा होम टाउन में दिखता था। लेकिन दुनिया रुकती नहीं है, बदलती जाती है। जहां पहले पेड़ थे, वहां बिल्डिंग्स बन गई है। जहां पहले घास थी, वहां टार रोड है। ये जमीन जो पहले फूलों की खुशबू से भरी थी, अब एक बैटलफील्ड बन चुकी है, डीमंस के खून से रंगीन। वो अपनी तलवार निकालता है और कहता है, मैं थक गया हूं। वो अपने सामने खड़े लोगों से कहता है, बच गए लोगों को बचा लेना। केस क्लोज्ड। बाकी सब भी चिल्लाते हैं, केस क्लोज्ड। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।